गुड इवनिंग एंड वेलकम। और हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और जैसा कि हमारे क्लास का नियम है, हम लोग प्रेयर से या ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करते हैं, तो आज एक प्रेयर से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैं प्रेयर करती हूँ और आप लोग भी प्रेयर की मुद्रा में आ सकते हैं। मैं अपने गुरुओं को आशीर्वाद चाहती हूँ, माँ भगवती का आशीर्वाद चाहती हूँ, मैं सारे एंजल्स का आशीर्वाद चाहती हूँ कि वो यहाँ आए और हमारी इस क्लास को ग्राह्य क्लास बनाए, ताकि मेरे मुख से निकली हर चीज मेरे सामने बैठे हुए सभी सीखने वालों के लिए उपयोगी हो, उनके जीवन में वो सुकून पैदा करे, वो ज्ञान को बढ़ाए। ऐसा मैं आशीर्वाद अपने गुरुओं से चाहती हूँ, अपने ईश्वर से चाहती हूँ, अपने एंजल से चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ बैठे सभी पार्टिसिपेंट्स को भी वो आशीर्वाद मिले जो आशीर्वाद मैं चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अपने क्लास का एक अहम हिस्सा मानती हूँ। आप लोग ने अभी, क्योंकि लगभग सभी लोग पहले से जुड़े हुए हैं, आपकी क्या सोच है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके हमें क्लास स्टार्ट करने से कुछ बेनिफिट मिलता है? आप लोगों को क्या लगता है? हाँ, करना चाहिए। तो कुछ उसका बेनिफिट दिखाई देता है हम्म। ना? क्योंकि हाँ, ये प्रिपेयर होते हैं मैम, प्रिपेयर होते हैं ना क्लास प्रिपेयर के होते लिए। हैं। जब तक हम एक सही वातावरण में नहीं जाते, एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते, तब तक हमारी लर्निंग फोकस नहीं हो पाती। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके हम अपने आप को फोकस करते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सेवन चक्रा से जो एनर्जी होती है, मुझे नहीं मालूम आप लोग सेवन चक्रा के बारे में कितना जानते हैं। तो रूट चक्रा जो होता है हमारा, सबसे नीचे जहाँ हमारे टेलबोन होती है वहाँ रूट चक्रा होता है। वहां से लेके यहाँ क्राउन चक्रा तक लगभग 7 चक्र हैं। जब हमारी एनर्जी ऊपर उठते 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 यहाँ तक पहुंचती है, तो हमारे पूरे शरीर की एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है और हमारा फोकस खूब अच्छा बनता है। साथ में हमारे पूरे शरीर के जो अंग हैं वो भी फोकस्ड होते हैं। तो मेरी मतलब ये सोच है, और ये सोच मैं आप लोगों तक पहुंचाती भी हूँ, कि हम लोग पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम फोकस हो जाएं, ताकि हम लर्निंग से जुड़ पाए, और फिर हम लर्निंग को शुरू करते हैं। तो आप लोग रेडी हैं? कितने लोग रेडी हैं? यस मैम। यस, है ना? यस मैम। और मेरी एक रिक्वेस्ट होती है जो हमेशा रहेगी, आप लोग कितना फॉलो करते हैं मुझे नहीं मालूम, कि आप लोग कैमरा ऑन करके बैठे। बहुत ही कोई कंडीशन है तो बात अलग है, वरना आप कैमरा जरूर ऑन करें, क्योंकि हमारा आई कांटेक्ट होता है ना? मैं आपको पहले ही बता चुकी कि मैंने 40 साल टीचिंग की है, और जब तक मेरा आई कांटेक्ट नहीं होता मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने। मैं आपको देख के पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं किसी दीवार को देख के नहीं पढ़ा सकती, है ना? तो कोशिश कीजिए, हाँ बहुत मजबूरी है बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो शुरू करते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए, घुटने जमीन पे, पंजों को जमीन पे टेक दीजिए, गर्दन सीधी रखिए। मैम, जमीन के नीचे कुछ रखना चाहिए ना, पैर ऐसे धरती पे पैर ऐसे रख नहीं सकते हैं? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, यदि ठंड है तो रख लीजिए, नहीं तो जमीन से सीधे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमें मदर अर्थ की एनर्जी लेनी होती है। अच्छा अच्छा। और वो मदर अर्थ की एनर्जी, हाँ अगर हम जमीन पे बैठ रहे हैं तो हमें फिर आसन बिछाना चाहिए। पर यदि हम कुर्सी में बैठे हैं तो हमें हाँ। दोनों पैर जमीन पे टच करना चाहिए, क्योंकि वो मदर अर्थ की एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अच्छा। पर अभी अगर बहुत ठंड है तो आप नीचे जरूर कुछ रख लीजिए। शुरू करते हैं। दोनों हाथ रिसीविंग पोजीशन में रखिए, ये जांघों पे इस तरीके से, आंख बंद। हम 3 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, और हर सांस के साथ ये विजुअलाइज करना है, ये अनुभव करना है कि ये जो भी ज्ञान हमारे आसपास है, या जो भी ज्ञान हमें मिलने वाला है, या जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है, वो हमारे सांसों के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, हमारे मस्तिष्क में जा रहा है, हमारे पूरे अंगों में जा रहा है, और वो हमारे मेमोरी में समाहित हो रहा है। और जैसे हम सांस छोड़ेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, सोचेंगे कि जो भी अज्ञान हमारे अंदर है, वो अज्ञान बाहर निकल रहा है, वो निगेटिविटी के रूप में अज्ञान बाहर निकल रहा है। शुरू करते हैं। ब्रीद इन, लंबी गहरी सांस लीजिए, नाक से सांस लीजिए और पेट को फूलते हुए अनुभव कीजिए। साथ ही अनुभव कीजिए कि ज्ञान, नॉलेज,
जानकारियां पॉजिटिव रूप में आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। होल्ड कीजिए 6 सेकंड के लिए। ब्रीद आउट। सारा ज्ञान बाहर जाते हुए विजुलाइज कीजिए। ब्रीद इन। होल्ड। ब्रीद आउट। ब्रीद इन। होल्ड। ब्रीद आउट। सांसों को नॉर्मल कीजिए। दोनों हाथों को रब कीजिए। गर्माहट आने दीजिए और आंखों पे रख लीजिए। अब हम पूरी तरह से, आप फील कर रहे हैं, मेरे से कनेक्ट हुए? सब लोग फील कर रहे हैं हाँ मैम। ना? अब आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज क्यों करेंगे? ये एक्सरसाइज करेंगे, हम अपने कॉन्शियस माइंड को सब कॉन्शियस माइंड से जोड़ेंगे। आपको पता है हमारे ब्रेन में दो चेतन अवस्था, अवचेतन अवस्था। एक होती है अनकॉन्शियस। अभी हम अनकॉन्शियस की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे ब्रेन में 10% कॉन्शियस माइंड है और 90% हमारे पास सब कॉन्शियस माइंड है। और जो भी लर्निंग होती है वो हम कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, लेकिन हिस्सा बनती सबकॉन्शियस माइंड का। जब वो सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनती तब लॉन्ग टाइम तक काम आती है ना। तो हमें पूरी प्रोग्रामिंग हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की करनी चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड से जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ये आप जरूर सीखिए और अपने बच्चों से भी करवाइए। इसको मजे मजे में कराइए, खेल खेल में कराइए। बच्चों को लगेगा ये खेल कर रहे हैं, लेकिन पता चलेगा कि उसका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो रहा है। जिसका सबकॉन्शियस माइंड जितना तेज होगा, जितना एक्टिव होगा, उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना, मेमोराइज करना, ज्ञान को कहना चाहिए बांटना, उसके लिए उतना इजी होता है। तो आप क्या करेंगे, मेरे हाथों को ध्यान से देखिए और मेरे साथ करिए भी। ये इसको जोड़ दीजिए पूरी उंगलियों को, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, है ना। तो दोनों हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट, मतलब ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है और राइट हैंड जो है वो कॉन्शियस माइंड है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। अभी मैं इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगी कि आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेट होगा। अब इसको बहुत ताकत लगाइए, जितनी ताकत लगा सकते उतनी ताकत लगाइए। ठीक है, अब इसको अंदर की ओर झुकाइए, फिर बाहर की ओर झुकाइए। मुझे बताइएगा आपका प्रेशर कहाँ बन रहा है। ऑब्जर्व करते रहिए कि आपके प्रेशर इससे कहाँ बन रहा है। फिर करिए, फिर बाहर की ओर करिए। जितना जाता है जाने दीजिए। फिर अंदर कीजिए, फिर बाहर कीजिए, फिर अंदर कीजिए। फिर उंगलियों पे प्रेशर बराबर बना रहना चाहिए। आप अनुभव कीजिए आपके दोनों कंधों पे प्रेशर आ रहा है। धीरे धीरे हाथों को रिलैक्स करके छोड़ दीजिए। बच्चों को लगेगा हम खेल रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी भी होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से हमने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को जोड़ने की एक एक्टिविटी की। आज ही एक्टिविटी क्यों की, इसके पहले मैंने क्यों नहीं कराई? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है, एकेडमिक सक्सेस। वास्तु के माध्यम से एकेडमिक सक्सेस। और आपको ये भी अच्छे से मालूम है कि मैं केवल वास्तु की बात नहीं करती हूँ यहाँ पर, मैं बॉडी माइंड सोल और वास्तु की बात करती हूँ। जानते हैं ना आप लोग ये सब चीजें अच्छे से, है ना। तो हमने ये जो एक्सरसाइज की वो हमारी लगा हमें बॉडी की। हेलो। हेलो। मैम आवाज आ रही है? जी, आ रही है। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गई, मैं अभी आई हूँ। गरिमा, हाँ। कोई बात नहीं, अभी क्या शुरू। कराया आपने?
अभी एक एक्सरसाइज कराई जिसमें मैंने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड से जोड़ते कैसे हैं उसके ऊपर कराई। अच्छा मैम, आप मेरे को वो देख लूंगी ना, उस पे आ जाएगा ना रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ, ठीक रिकॉर्डिंग। है ठीक है ठीक है मैम, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट अच्छे लगते हैं ना। अच्छे लगते हैं जो क्वेरी करते हैं, जो इंटरेक्शन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फिजूल की बातें भी करते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट कि ये बताता है कि हमें सीखने का इंटरेस्ट है एक्चुअल में, हाँ मैम। है ना। तो चलिए गरिमा जी, आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। तो मैं बात कर रही थी कि मैं आज ये टॉपिक क्यों ले रही हूँ, है ना। आज हमारा टॉपिक है एकेडमिक सक्सेस। अब एकेडमिक बोले तो हमारा सारा ध्यान जाता है स्कूली शिक्षा पे, कॉलेज की शिक्षा पे जाता है ना। और मुझे भी खुद लगा कि मैं पहले आपको वास्तु में एक बच्चों की पढ़ने की दिशा बता दूंगी, उसकी टेबल लगाने की दिशा बता दूंगी, और आप लोगों को वास्तु के बारे में बता दूंगी। पर फिर मुझे कैसे इंट्यूशन है, नहीं, इससे परे भी बहुत कुछ है। और उस परे की चीजों को मैं आज आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो क्या होता है, हमारी जो लर्निंग होती है कॉन्शियसली होती है। अभी आप लोग सब मेरे को खूब कॉन्शियसली होके सुन रहे हो। अभी गरिमा ने यहाँ, मैडम क्या हो गया, इसके पहले क्या सिखा दिया, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक जिज्ञासा थी। आप लोग भी मुझे बिल्कुल मेरे चेहरे को देख रहे हो कि अब क्या बताने वाले, अब क्या बताए। तो ये जब हम अलर्ट होके सुनते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड उस समय काम करता होता है। लेकिन बहुत सारा काम हमारे आसपास हो रहा है। अभी आपके घर में भी बहुत चीजें चल रही है। कई बार आपका माइक अनम्यूट रह जाता है, वहां से आवाज आती है, तब मुझे यहाँ बोलना पड़ता है। आपका ध्यान ही नहीं होता कि आपका माइक अनम्यूट है। या आपके पीछे से कोई आवाज आती है, कोई कुछ चीज मांगता है, कोई कहता है ये परोस दो, कोई कहता है कुछ। महिलाएं तो सब तरह की चीजें होंगी, जेंट्स है तो कुछ अलग चीजें होंगी। तो वो सब चीजें भी आपके दिमाग में जा रही है। पर आपको क्या लग रहा है कि अभी जो मैडम बता रही, रागिनी मैडम बता रही, वो मेरे दिमाग में जा रहा है ना। ऐसा ही हो रहा है ना। लेकिन आपके दिमाग में सब कुछ जा रहा है जो आपके बैकग्राउंड में भी चल रहा है। तो वो बैकग्राउंड में जो चल रहा है, वो जो जा रहा है, उसी को हम कहते हैं सबकॉन्शियस की लर्निंग। तो इतना पावरफुल है हमारा सबकॉन्शियस। हम जब घर से निकल के ऑफिस जाते हैं, घर से निकलकर हॉस्पिटल जाते हैं, घर से निकलकर अपने कहीं काम में जाते हैं, तो हमको लगता है हम व्हीकल चला रहे हैं, या हम ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, या हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन आपका दिमाग वो जो ऑटो में बैठ के जा रहा है, जो इस व्हीकल चला रहा है, वही नहीं होता। उसके अलावा उस जो माइंड होता है, उसको आसपास की सारी चीजें दिखती रहती है। एक दिन सड़क में कोई गड्ढा है, वहां कुछ काम चल रहा है, किसी की दुकान की नेम प्लेट बदल गई, किसी की दुकान बदल गई, रास्ते में कुछ घटना हो गई, वो सबको कैप्चर करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। घुसा रहता है दिमाग में। लेकिन आपको ध्यान रहती ज्यादातर चीजें जो कॉन्शियस माइंड की। पर अचानक से किसी दिन किसी काम के समय में याद आता, अरे हाँ ये हुआ था, पर मुझे याद कैसे आया। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड एंड वक्त पे वो चीजों को सामने लाके रख देता है। ये लर्निंग का बहुत बड़ा पार्ट है। मैं बात कर रही थी कि स्कूली शिक्षा की, स्कूली शिक्षा में आपको पुस्तकी ज्ञान मिला, पुस्तकें मिले। कितने लोग फील करते हैं कि वो पुस्तक के ज्ञान के दम पे हमारी जिंदगी चल रही है। मानते हैं आप लोग? पीजी तक आप लोगों ने किया होगा, किसी ने ग्रेजुएट तक किया होगा, किसी ने पीएचडी तक किया होगा। तो कितने लोग जानते हैं कि वो स्कूल का ज्ञान हमारे जीवन को चलाने में सफल हो गया पूरा, आप उसके दम पे जी लिए। लगता है आप लोगों को ऐसा? कितनी ओ चीजें, मैम। कितनी नहीं ना, कितनी चीजें आपकी दादी नानी ने बताई होगी, मम्मी ने सिखाया होगा, कितनी चीजें पड़ोस ने सिखाया होगा, कितनी चीजें आपके दोस्तों ने बताई होगी, कितनी चीजें आपको अपने अनुभव से आई होगी। ये भी सीखा है अपने लाइफ में, है ना। मैम। तो ये चीज हमें स्कूल में नहीं सिखाई जा रही है, लेकिन हम सीखते चले जा रहे हैं। तो हमारा जो ये जो हमारी आउटसाइड की लर्निंग है, वो हमारे ज्यादा काम में आती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, रिटायरमेंट के बाद मेरे जो 5-6 साल है, ये मेरी लाइफ की सबसे गोल्डन ईयर है। क्योंकि मैंने वो जो 40-35-38 साल की जो भी नौकरी की और अपनी जो जिंदगी जी, उससे ज्यादा कहीं मैंने अब सीखा है। तो ये समझ में आया कि किताबी ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा अनुभव, हमारा वो नॉलेज जो हमारी जिंदगी के लिए हमको काम आता है। वो नॉलेज जो हमें बताता है कि हमें दोस्तों के साथ कैसे रहना है, हमें अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ कैसे रहना है, हमें अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है। अभी आप लोग देख रहे हैं कितना परिवर्तन लगातार होते जा रहा है। एक हमारा जमाना था जब हम बड़े बुजुर्गों के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे, उनकी मर्जी से हम जीते थे। हमारी मर्जी को हम मर्यादा से ऊपर नहीं उठने देते थे। उनका मानते थे, भले हमें तकलीफ भी हो, लेकिन हम अपने परिवार की सुनते थे। लेकिन आज का परिवार एकल परिवार में जी रहा है,
और इतनी मर्जी चलने की कि हस्बैंड वाइफ का भी नहीं पट रहा है। तो ये कितना बड़ा चेंज होते जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इस एज में आके हम लोगों को समझ में आ रहा है कि एडजस्ट कर लो, यही हो रहा है ना, सब एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये लर्निंग हुई कि नहीं हुई? इसको लर्निंग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे इसको लर्निंग? मानेंगे। संजय जी मानेंगे? हम्म। दो संजय हैं यहाँ पर, है ना। तो ये भी लर्निंग है, और ये हमारे ज्यादा काम के लिए। किसी पुस्तक में आपको ऐसे कोई फंडे नहीं मिलेंगे लिखे हुए कि जब बेटा बहू आ जाए तो उनकी ये वाली बात मानना, वो वाली बात मत मानना, उनके साथ ऐसे रहना, उसका साथ ऐसे। किसी पुस्तक में मिल रहा है क्या ऐसा ज्ञान? नहीं मिल रहा है। बच्चों को ऐसे जीने दो, बच्चों को ऐसे करने दो, कहाँ ये ज्ञान है? तो ये ज्ञान हम आसपास से कलेक्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एक हर अनुभव हमारे अपने नहीं होते, हम दूसरे के अनुभव से भी सीखते हैं। अगर हम सोचे कि मेरा अनुभव आएगा तभी मैं मानूंगा, तो जिंदगी बीत जाएगी, आप सब अनुभव कर भी नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि दूसरे के अनुभव से भी सीखना। तो हम ऐसे सीखते हैं। मैं सीखने की बातें कर रही हूँ क्योंकि आज हमारा टॉपिक एकेडमिक सक्सेस है। कैसे हमें एकेडमिकली, कैसे हमें ज्ञानात्मक रूप से सक्सेस मिले, कैसे हमको लगे कि हाँ मुझे अब बहुत कुछ आने लगा है। हालांकि हमारे पास यदि ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो हम मानते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इन 5 सालों में मुझे अपनी वो एमएससी और एमएड की डिग्री फालतू लगी। हालांकि कमाया मैंने उसी से, हालांकि जॉब मैंने उसी से किया, सब कुछ काम मैंने किया, लेकिन आज मुझे लगता है कि अभी जो आया हुआ ज्ञान है, जो अनुभव से अनुभवजन्य ज्ञान है, वो लाइफ को ज्यादा आगे ले जाता है। पर इसका मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें किताबें पढ़ना नहीं चाहिए, पर ये जरूर कहूंगी, एक शिक्षाविद होने के नाते मैं जरूर हमेशा कह रही हूँ, मैं कुछ मंचों पे मुझे मौका मिलता है वहां भी कहती हूँ कि अभी हमारे कोर्स में अनुभव को डालने की जरूरत है। हमारे कोर्स को चेंज करने की जरूरत है। बड़े बड़े नेशनल लेवल पे सेमिनार्स होते हैं, वार्ताएं होती है कि हमारे कोर्स को कैसे बदला जाए, कैसे बदला जाए। तो हमारा जो किताबी ज्ञान है और हमारा जो जीवन का ज्ञान है, दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए आज कोई इंजीनियर बनने के बाद में भी जॉब नहीं कर पा रहा है, उसको फिर से ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। मेडिकल करने के बाद में भी उसको इंटर्नशिप करना पड़ता है, इंटर्नशिप करने के बाद भी उसको 2-4 हॉस्पिटल में जाके कुछ दिन फ्री में काम करना पड़ता, फ्री में या छोटे मोटे पेमेंट लेके काम करना पड़ता। तो हमारी पढ़ाई ऐसी क्यों नहीं है कि हम इधर पढ़ाई करके निकले और हम तुरंत किसी काम में लग जाए? क्योंकि हमारे जो किताबी ज्ञान है, हमारा जो स्कूली शिक्षा, हमारा जो कॉलेज शिक्षा का सिलेबस है वो, और हमारे जीवन की जो शिक्षा है, वो दोनों में बहुत अंतर है। ये थोड़ा सा मैं फिलोसॉफिकली चले गई, मैं वापस लौटती हूँ क्योंकि टॉपिक पे आती हूँ, है ना। पर ये इतना मुझे लगा कि मुझे इस तरह की बात करनी चाहिए। यदि आप लोगों को अनावश्यक लगी तो इसको अपने दिमाग से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि क्या हमारे घर में, इसके पहले मैं बता दूं आज के सेमिनार, आज के वेबिनार से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। आज के वेबिनार से पहला पॉइंट जो मैं शायद क्लियर कर चुकी हूँ वो ये कि ज्ञान का मतलब क्या, सीखने का मतलब क्या। क्या ज्ञान केवल कोर्स की किताबों में है, या केवल वेद को पढ़ लेने से ज्ञान हो जाएगा, या यूट्यूब से लिया हुआ ज्ञान, या गूगल से सर्च किया हुआ ज्ञान। ज्ञान क्या है? इस वेबिनार से हम थोड़ा सा इस बात पे आएंगे कि ज्ञान मतलब क्या। मैंने अभी बताया अनुभवजन्य ज्ञान। जब तक हम किसी ज्ञान को अपने जीवन में उतार नहीं लेते, वो ज्ञान का कोई मतलब नहीं। जैसे मैं आऊंगी इस टॉपिक पे। दूसरा जो हमको इस वेबिनार से फायदा होगा वो ये कि हम समझे कि कोई सीखा हुआ ज्ञान अपने जीवन में उतारें कैसे। हमारे घर में वो कौन सी दिशाएं हैं जो हमें ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। और क्या ज्ञान मतलब किसी चीज को सीख लेना ज्ञान है, या उससे भी कुछ अलग है? तो आज वेबिनार में हम वही चीज सीखेंगे। हम सीखेंगे आज कि सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज कब जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये 3 बातें भी यदि आपको वेबिनार के माध्यम से मिलती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये आज सेमिनार का बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं पढ़ेंगे क्या, या सीखेंगे क्या। पढ़ तो सकते नहीं, वेबिनार में हम पढ़ते नहीं है, हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी को कलेक्ट करते हैं।
तो वास्तु में मैंने आप लोगों को 16 दिशाएं, इसमें कोई नया व्यक्ति है जिसने इसके पहले वही वास्तु की क्लास अटेंड नहीं की है? कोई भी है तो मुझे बताइए, मैं एक बार गैलरी व्यू में लेके देखती हूँ सब लोगों को। कोई ऐसा संजय है? ओके। मैम मैंने फ्री वाला वो लिया था आपका फ्री वाला क्या लिया था? वास्तु का? वेबिनार। हाँ अच्छा, मतलब थोड़ा थोड़ा मालूम हो गया है, दिशाएं मालूम है, हाँ 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 हाँ। थोड़ा मालूम है ना, मतलब एकदम हम्म, जीरो तो नहीं हो। नहीं। और कोई है? रियलमी बताए नाम अपना। संजय ठाकुर जी भी आ चुके हैं वेबिनार में, इसलिए ये भी थोड़ा सा जानते ही हैं। हाँ है ना? आपको हाँ, क्या बात है। रियलमी अपना नाम बताएंगे? आप अनम्यूट कर लीजिए। चलिए कोई बात हाँ, नहीं। हाँ, बताइए। वास्तु के बारे में थोड़ा बहुत है इंट्रोडक्शन। नहीं, आपको तो है, ये किसी का ये नाम नहीं आ रहा है। ये रियलमी RM X3491 कौन है ये? चलिए, शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हो, है ना? संजय सिंघम को मैं बताना चाहूंगी, एक इसकी सहायता से बताऊंगी अभी कि स्वाति चौहान, आपने पहले क्लास अटेंड की है कोई? मैं केवल इसलिए पूछ रही हूँ कि नहीं मालूम होगा तो मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन शुरू से दूंगी, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगी। ओके, कोई बात नहीं। हाँ चलिए। हाँ, नमस्ते मैडम, मेरी ये पहली क्लास है। जी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, फिर मैं शुरू से बताती हूँ कि होता क्या है ना? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, थोड़ा सा वास्तु का शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगी जी। ये स्लाइड्स दिख रही सबको, जी मैम। है ना? ये देखिए, जिन्होंने अभी बोला कि हमें कुछ भी नहीं मालूम, उनके लिए मैं बताना चाह रही हूँ। किसी भी घर में यदि वो एक प्लाट होता है, जब उसके ऊपर दीवारें बन जाती, घर बन जाता है, तो जो बना हुआ अंदर का एरिया होता है, मैंने रेक्टेंगुलर शेप में बनाया है, इसको गोल शेप भी हो सकता है, एल शेप भी हो सकता है, किसी भी शेप का प्लाट हो सकता है, फ्लैट हो सकता है। फ्लैट में तो जनरली पता चलता है यहाँ किचन निकल गया तो यहाँ बेडरूम निकल गया तो यहाँ टॉयलेट निकल गया, ऐसा भी नक्शा होता है। पर उसका एक सेंटर पॉइंट निकाला जाता है, बीचों बीच का पॉइंट, और उसके आधार पे उसकी दिशाएं बनाई जाती है। ये दिशाएं, मुख्य दिशाएं आप सबको मालूम है। ये यदि पूरब मालूम है आपको आपके घर की, अब पूरब दिशा को जानना बहुत इजी है। सवेरे के समय 6 बजे के आसपास जब सूर्योदय होता है, आपके घर में जहां सूर्य निकल रहा है वो आपकी पूर्व दिशा होगी। मैंने यहाँ बनाया, हो सकता है किसी घर में यहाँ हो, तो ये पूर्व दिशा बन जाएगी, तो ठीक इसके पीछे वाली पश्चिम दिशा बन जाएगी। किसी के यहाँ सूर्य यहाँ हो तो यहाँ पूर्व बन जाएगा, तो यहाँ पश्चिम बन जाएगा। इस तरीके से आमने सामने की दिशाएं बनती है। और इससे भी इजी तरीका है कि आजकल मोबाइल में कंपास सबके पास है। आप घर का एक सेंटर पॉइंट, मतलब जहां से सारी दिशाएं बराबर पड़ती हो, उस दिशा पे वहां जाके खड़े हो जाइए और कंपास खोल लीजिए, तो वो आपको कम से कम 8 दिशाएं जरूर दिखा देता है। 8 दिशाओं को फिर 16 दिशाओं में बांट सकते हैं। मैं क्या करना है मैम, सेंटर के लिए कैसे पता चलेगा? देखिए, सेंटर के लिए जैसे मान लो ये आपका ये घर है ना, ये है ना, हाँ तो हाँ यहाँ या इस बिंदु को ये इस बिंदु से जोड़ते हैं आमने सामने, हाँ। लाइन खींच दिया, फिर इस बिंदु को इस बिंदु से जोड़ दिया, तो जहां क्रॉस होगा वो सेंटर पॉइंट कहलाता है नक्शे में। मैम लेकिन ये रियल में तो नहीं कर सकते ना प्रैक्टिकली, क्योंकि ये बिंदु दीवारें बीच बीच में होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये मैंने नक्शे की बात बताई, लेकिन जो आपका घर होता है ना, आप हाँ आपके घर की एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, पूरे घर हाँ की टोटल, हाँ। है ना? तो पूरे लंबाई का बीचों बीच का पॉइंट और पूरे चौड़ाई का बीचों बीच का पॉइंट कहीं तो क्रॉस करेगा। ठीक है। हाँ करेगा। वहां जाके खड़े हो जाओ, अंदाज से दीवारों को छोड़ो, दीवारों पे ध्यान मत दो, पूरे घर हाँ की लंबाई देख लो कहाँ से कहाँ तक है, और चौड़ाई देख लो, उसको क्रॉस करके जहां बिंदु आएगा उसको हम सेंटर पॉइंट कहते हैं, या ब्रह्म का स्थान भी कहते हैं। ठीक है? तो मैम वो ऑनलाइन मिल जाता है ना सॉफ्टवेयर जो आप बता रहे हो? वो तो आपके सबके कंपास में सबके मोबाइल में कंपास डला हुआ अच्छा है ना, ठीक वो है। है। नहीं तो फिर एक छोटा सा 10 रुपए का एक छोटा सा बॉक्स भी आता, डिबिया भी आती,
अलग अलग तरह के बड़े बड़े लेवल के कंपास भी आते हैं, पर अभी आप ओके, मोबाइल के कंपास से यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आपको सारी दिशाएं, आप जैसे यहाँ खड़े हो गए, आपके घर का बीचों बीच का पॉइंट ये है, आपने कंपास खोल लिया और आपके घर की सारी दिशाएं दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा हाथ में रख लिया और खोल लिया, ठीक है। है ना। तो ये हाँ, पूरब दिशा होगी तो उसके ठीक सामने वाली दिशा होगी वो पश्चिम दिशा होगी। अब यदि आपने इधर मुंह करके खड़े हैं, यहाँ खड़े और मुंह आपका पूर्व की तरफ है, तो आपके राइट साइड में साउथ दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी, और आपके लेफ्ट साइड में नॉर्थ दिशा होगी। ये 4 दिशाएं हो गई। अभी 2 दिशाओं के बीच में, मतलब ये ईस्ट है, यानी कि ये पूर्व है और ये दक्षिण दिशा है, तो पूर्व और दक्षिण के बीचों बीच में एक दिशा जो होगी वो आग्नेय कोण या साउथ दिशा कहलाती है। अभी मैं इसकी बात नहीं करी, मैं केवल इसकी बात करी, ठीक है। तो ये आग्नेय कोण होता है। उसी प्रकार ये साउथ दिशा है और ये वेस्ट दिशा है, मतलब ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। इसके ठीक बीचों बीच एक दिशा होती है जिसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट, ये कहलाता है नैऋत्य कोण, है ना। उसी प्रकार वेस्ट और नॉर्थ, ये वेस्ट है ये नॉर्थ है, इसके बीच में एक दिशा है जिसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, वायव्य कोण। फिर नॉर्थ दिशा और ईस्ट के बीच में एक कोण होता है जिसको हम कहते हैं ईशान कोण। ये सब आपने सुना है, ईशान कोण सबको मालूम है। ईशान कोण में हाँ, भगवान रखते हैं इसलिए सबको मालूम है। आग्नेय कोण में गैस होना चाहिए, आग्नेय कोण में किचन होना चाहिए, ये भी सबको मालूम है। उसके ठीक सामने होती है नैऋत्य कोण, उसके ठीक सामने होता है वायव्य कोण। तो ये कितनी दिशाएं हो गई? 4 दिशाएं हो गई और 4 कोण हो गए। कुल कितने दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं हो गई। इतना सबको समझ में आ रहा है जो नए लोग हैं उनको, है ना। और उसके बाद में देखो, ये पूर्व दिशा है और ये कोण है आग्नेय कोण। ये पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा और ये आग्नेय कोण। इसके बीच में भी एक दिशा दिख रही सबको? सबको दिख रही है? जवाब दीजिए। अगर अनम्यूट कर सकते कर लीजिए, बस आपके घर से कोई डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। और इंटरेक्टिव क्लास में सीखने ज्यादा मिलता है, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, इसके बीच में कौन सी दिशा दिख रही है आपको? पढ़ रहे हैं, पढ़ते बन रहा है ESE, है ना। तो ये ESE संजय और किस कौन नए थे यहाँ पर? हाँ दिख रही है। स्वाति, है ना, दिख रही है ना। तो ये एक दिख दिशा रही बन गई, ठीक है। तो ये कितनी 9वीं दिशा हो गई। अभी हमने 8 दिशाएं देखी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दिशा हमने देखी थी। 4 दिशा 4 कोण। अब हमने 9वीं दिशा देखी, ये वाली जो पूर्व और आग्नेय कोण के बीच में, 9वीं दिशा हो गई। अब देखो, आग्नेय कोण और दक्षिण के बीच में भी एक दिशा दिख रही है, ये साउथ साउथ ईस्ट, यहाँ छुप गया है, थोड़ा सा कट गया है, साउथ साउथ ईस्ट। तो ये हो गई 10वीं दिशा। उसी प्रकार साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ साउथ वेस्ट, 11वीं दिशा। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में WSW, ये 12वीं दिशा। ये और इसके बीच में ये 13वीं दिशा WNW। और नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक दिशा NNW, ये 14वीं दिशा। नॉर्थ और इसके बीच में ये 15वीं दिशा, और यहाँ 16 दिशा इसके बीच बीच में बनती है। ये थोड़ा कोर्स का पार्ट है, जब आप इसको और डिटेल में समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझाएंगे। अभी मोटे तौर पे आप समझिए कि 16 दिशाएं होती है। क्लियर हुआ स्वाति और संजय? हाँ क्लियर हो गया। क्लियर हुआ ना। अब हम आगे आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है हम इस पे, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें बताई, क्योंकि जब भी हम वास्तु की बात करेंगे तो हमें इतना तो मालूम होना ही चाहिए कि हमारे घर में 16 दिशाएं होती है और पंच तत्व होते हैं। पंच तत्व भी यहाँ बटे हुए होते हैं। ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये 3 1 2 3, ये हमारा वायु तत्व है, हमारे घर का एयर एलिमेंट है। पेड़ पौधे होते हैं, हवा होती है, यहाँ पर हवा की जगह ये है। उसको ये लाल दिख रहा है, लाल या मैरून सा दिख रहा है, 1 2 3, ये होता है हमारा फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व होता है। उसको हमने ये येलो ये दो दिखाई दे रहे हैं, ये होता है हमारा पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट होता है। उसके बाद में ये 1 2 3 4, ये हमारा स्पेस एलिमेंट होता है, आकाश तत्व होता है हमारे घर का। और ये जो दिख रहा है नीले कलर का, ये असल में दूसरे पर्पज से बना हुआ चित्र है, इसलिए इसमें कलर अलग आ रहे हैं। 1 मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो है ये जल तत्व है। तो हमारे घर में 5 तत्व है विराजमान। हमारे घर की उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा हो गई। हमारे घर की पूर्व दिशा पूरी वायु तत्व की दिशा हो गई। हमारे घर की दक्षिण दिशा पूरी हो गई फायर तत्व की, फायर एलिमेंट की हो गई। हमारे फायर एलिमेंट और स्पेस के बीच में छोटी जगह होती है, ये हमारी अर्थ एलिमेंट
पृथ्वी तत्व की दिशा हो गई, और फिर यहाँ से यहाँ तक आकाश तत्व। अगर हम एक घर में समझने की कोशिश करें तो जो हमारे फर्श से लेकर छत तक जो जगह होती है, फर्श से लेकर जो छत तक की जगह होती है वो हमारा स्पेस एलिमेंट होता है। उत्तर दिशा पूरी जो होती है पानी की होती है, पूर्व दिशा जो पूरी होती है वो वायु की होती है, और दक्षिण की दिशा हमारी अग्नि की होती है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में छोटी सी कोना होता है, वो होता है अर्थ एलिमेंट का, यानी कि पृथ्वी तत्व की दिशा होती है, और बाद में पूरा स्पेस एलिमेंट होता है। ये मोटे तौर पे हमारे घर का वास्तु होता है। इन सब 16 दिशाओं के अलग अलग गुण हैं। ये 16 दिशाएं अपने अपने गुण के हिसाब से काम करती है। जैसे आपके शरीर में हाथ है, हाथ का अलग काम है, पैर है उसका अलग काम है, नाक है उसका अलग काम है, कान है उसका अलग काम है, आंख का काम कान नहीं कर सकता, कान का काम नाक नहीं कर सकते, नाक का काम पेट नहीं कर सकता, पेट का काम पैर नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही इस दिशा का जो काम है वो ये नहीं करेगा, इस दिशा का काम है वो ये नहीं करेगा, मतलब कोई भी दिशा का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट हमारे घर का दिमाग है, तो दिमाग का काम यही इसी जगह से होगा, यहां से कहीं से और नहीं होगा। तो नॉर्थ ईस्ट अगर हमारे घर में गड़बड़ है तो हमारा दिमाग कैसा रहेगा? सब बोलेंगे बीच में, तभी मुझे समझ में आएगा कि किसी को समझ में आ रहा है। आप माइक अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए, बताइए मुझे, नॉर्थ ईस्ट यदि गड़बड़ है तो आपका घर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, क्योंकि दिमाग में विचार ही उल्टे सीधे आएंगे, उसको तो समझ ही नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या करना है ना? नास्तिक भी हो सकता है क्या? नास्तिक टाइप का? हाँ, नास्तिक भी हो सकता है। अब नास्तिक किस संदर्भ में है? बहुत से लोग क्या सोचते हैं, मैं पूजा पाठ नहीं करता मैं नास्तिक। मैं अपने बारे में यदि बताऊं तो बचपन में मैं हमेशा सोचती थी कि मैं नास्तिक हूँ, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी कहती थी पूजा करो, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता था, और मैं बड़ा मैंने बेमन से पूजा करती थी, हल्दी कुंकू चढ़ा ऐसे ऐसे कर देती थी कुछ भी, और मेरा मन लगता ही नहीं था पूजा में। तो मेरे दिमाग में भरा हुआ था कि मैं नास्तिक हूँ। मैं सबको शान से कहती थी कि मैं नास्तिक हूँ, मुझे बिल्कुल पूजा में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि शायद मेरे बराबर आस्तिक कोई नहीं, मतलब मैं इतनी उसमें डूब वो गई। भी जमा है। कैसे अब है ना? तो इस तरीके से हमें नास्तिक का आशय समझना पड़ेगा। एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे अभी। मतलब कहने का कि हमारे जो विचार आएंगे ना, यदि ये जगह बिगड़ गई तो हमारे विचार ही गड़बड़ होना शुरू हो जाएंगे। उसी प्रकार ये अग्नि पैदा करने वाली जगह, यहाँ अग्नि बनती है, यदि ये दिशा बिगड़ी रहेगी तो हमारे हमारे घर में अग्नि रहेगी क्या? और अग्नि बहुत जरूरी है। अग्नि तो हमको एक्टिव करती है, अग्नि तो हमको काम करने के लिए प्रेरित करती है। ये तो जिस घर में अग्नि नहीं रहेगी उस घर के लोग सुस्त पड़े रहेंगे। आता है तो आओ, जाता है तो जाओ, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो खाओ, पड़े रहो, अरे कोई दे दो मेरे को खाना, कुछ काम में मन नहीं लगेगी, एनर्जी नहीं उस घर में लोगों की, तो बीमार होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हर दिशा के काम है जो आपको कल से शुरू होने वाली क्लास में सीखने को मिलेंगे। क्या करती है दिशा, इसका बहुत महत्व है। ये दिशा बैलेंस है तो ये काम बहुत अच्छे से होंगे, ये बैलेंस नहीं है तो काम अच्छे से नहीं होंगे। तो बैलेंस किसको बोलते हैं और इम्बैलेंस किसको बोलते हैं वो सीखने को मिलेगा, है ना? तो इस तरीके से 16 दिशाओं को हम जब समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे घर में ये समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है। कोई कहता है यदि कि मेरे पास पैसा तो आता है पर टिकता नहीं है, ठीक है, पैसा तो आ रहा है पर टिकता नहीं है, हम तुरंत इस दिशा को देखना शुरू करेंगे। ये दिशा डिस्पोजल की दिशा, इसमें सारी चीजें डिस्पोज हो रही, पैसा आ रहा है लेकिन चला जा रहा है, ये दिशा गड़बड़ है। उसी प्रकार कोई कहता है कि मेरे रिश्ते बचे ही नहीं किसी के साथ, मैं कितनी कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे रिश्ते बचते नहीं है, हम इस दिशा को देखेंगे क्योंकि ये दिशा हमारी रिश्तों की दिशा होती है। कोई कहता है मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन मुझे फल नहीं मिलता, कुछ भी कर लूं कुछ भी हो जाए मेरे को फल नहीं मिलता, हम ये दिशा देखना शुरू करेंगे। कोई कहता है कि मेरे सामाजिक संबंध नहीं अच्छे, मुझे समाज से कुछ मिलता नहीं, मुझे समाज अच्छा नहीं लगता, तो हम ये दिशा देखना शुरू करेंगे। कोई कहेगा कि मेरे पास किसी भी तरह के अवसर नहीं आते, मैं बहुत अच्छा गायक हूँ लेकिन मेरे को कभी मंच पे गाने के लिए बुलाया नहीं जाता, क्योंकि मैं बहुत अच्छी कविता करता हूँ लेकिन मेरी कविता कहीं छपती नहीं है, मुझे कोई कविता बोलने के लिए बुलाता नहीं, तो तुरंत हम ये दिशा को देखेंगे। कुछ कुछ समझ में आ रहा है?
स्वाति, संजय, जी जी सभी लोग जी बोलेंगे। कुछ कुछ समझ जी में आ रहा है, मैं मैडम, आ क्लियर रहा है। है? आ रहा है ना? मतलब जी ऐसे मैडम जी। देखो, मैं क्या कर रही हूँ, एक एक समस्या उठा रही हूँ, है ना, जी और जी एक एक समस्या को बता रही हूँ कि किस किस दिशा से वो समस्या जुड़ रही है। तो ऐसे पूरी ये 16 दिशा है ना, इसकी एक जी एक समस्या नहीं है, एक एक दिशा की कम से कम 50-50 समस्याएं हैं, जी और किसी को अलग अलग तरह की आ सकती है। तो हमारे घर में जब इसमें इम्बेलेंस होता है तो हमारे को समस्या आना शुरू होती है। अब इम्बेलेंस कैसे होता है? ये पानी की जगह है, यहाँ अग्नि आ जाए तो समस्या आएगी? जी आएगी, क्योंकि पानी है और पानी के बदले में हम पानी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, आग ला रहे हैं। या ये अग्नि है, यहाँ हम पानी ले आए। जैसे साउथ ईस्ट आग्नेय कोण है, आग्नेय कोण में किसी के घर में यदि कुआं बना हुआ है, किसी के घर में बोरिंग बना हुआ है, किसी के घर में ढलान है, किसी ने पानी के बड़े बड़े पीपे रख दिए वहां पर, या अंडरग्राउंड वाटर बना लिया, आ गया ना पानी यहाँ पर किसी भी रूप में, या आरओ लगा लिया, या बाल्टी भर भर के, ड्रम भर भर के पानी रखना शुरू कर दिया, तो ये दिशा कैसे हो जाएगी? इम्बैलेंस हो जाएगी, ये अपना काम कहाँ नहीं देखो? कर पाएगी। ये साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है ना, हमारे घर का जो आग्नेय कोण होता है। आपके घर में सबका अलग अलग जगह पे होगा, आप जैसी कंपास करेंगे आपको दिख जाएगा। तो यदि आपके घर में साउथ ईस्ट में, या आपको पैसों से संबंधित समस्या आ रही, पैसा आ ही नहीं रहा है, या पैसा आ गया तो कहीं फंस गया, किसी को उधार दिया वो वापस ही नहीं कर रहा है, या लोन बहुत बढ़ रहा है, तो जरूर देखिए अपने घर के इस कोने में, यानी कि साउथ ईस्ट में कोई ना कोई पानी का साधन मिलेगा। या तो आपका अंडरग्राउंड वाटर मिलेगा, या बोरिंग मिलेगा, या आपका कुआं मिलेगा, कुछ न कुछ पानी की चीजें होंगी, या नीला कलर किया हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे हम एक एक दिशा को ध्यान से देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे घर में समस्या ये आ रही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से चीजें हटा दो, रिलैक्स हो जाओ, वापस से चीजें सब सही होने लग जाएंगी। अब नहीं हटा सकते, कुआं कैसे हटाए भाई? आसान है क्या कुआं हटाना? तो रेमेडी लगा दो, रेमेडी लगाओगे तो फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ये वास्तु है। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है सबको कि कैसे काम करता है वास्तु? वास्तु मतलब दिशा, वस्तु, सामान सही दिशा में रखा है तो संतुलित है, सही दिशा में नहीं रखा है तो असंतुलित है। संतुलित है तो हम सुकून से रहेंगे, हमें बीमारियां नहीं होगी, हमें हमारे रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, हमें जॉब करियर में नुकसान नहीं होगा, सब कुछ हमारे साथ अच्छा होगा। तब जब हमारे घर की दिशाएं बैलेंस होंगी, और जब दिशाएं बैलेंस नहीं होगी तो समस्या आएगी, जो दिशा बिगड़ी रहेगी उससे संबंधित समस्या आएगी। कुछ मोटे तौर पे समझ में आ रहा है सबको? जी कैसे आ रहा है ना? जी जी कुछ इंडिकेशन दीजिए या बोल के बताइए, नहीं तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि मैं जो प्रश्न करी उसका उत्तर क्या आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये हमारे घर का वास्तु काम करता है। अब हमारा आज का टॉपिक क्या है? एकेडमिक सक्सेस। ज्ञान कैसे मिले? सक्सेस ही तब है जब हमारे पास ज्ञान होता है। अब हमने कुछ डिग्रियां हासिल कर ली और हम अपने आप को ज्ञानी मानेंगे, और फिर किसी ने पूछा कोई प्रश्न, अरे बहुत साल हो गए अब भूल गए, ऐसा होता है ना, कि अब तो बहुत साल हो गए अब कहाँ से याद रहेगा इतना। या परीक्षा में कोई प्रश्न आ गया और नहीं बना तो क्या कहते, यही प्रश्न मैं पढ़ के नहीं आया था, या ये प्रश्न मुझे याद नहीं आया। तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा है? क्या कोई फायदा ऐसे ज्ञान का? कोई फायदा नहीं ऐसे ज्ञान का। मैं शेयर बंद करती हूँ, ऐसी बात समझाती हूँ, ठीक है? तो ज्ञान कौन सा? जो हमें ऊंचाई पर ले जाए। ऊंचाई पर ले जाए मतलब कोई सीढ़ी लगा के ऐसे ऊपर पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं, दिखेगा भी नहीं, लेकिन आपका मेंटल लेवल बढ़ने लगता है, आपकी लाइफ स्मूथली आगे बढ़ने लगती है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आपकी समझ बने लगती है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। अब आपने, बल्कि मैं तो सोचती हूँ आजकल यूट्यूब का ज्ञान थोड़ा सा भी सही चल रहा है। एक एक वीडियो आया हमारे सामने और उसमें कोई रेसिपी बनाई,
मटर पनीर बनाने की, और हमने उसको सुना, ध्यान से सुना और किया, और हमारी मटर पनीर की सब्जी बन गई। तो ज्ञान काम का हुआ ना। लेकिन यदि आपकी किताब में पढ़ा है, लिखा हुआ है, और वो आपने पढ़ लिया कि ऐसा होना चाहिए, इतना प्याज काटना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना इतना ग्राम मटर ले लो, इतने ग्राम पनीर ले लो, ये मसाला डालो, मसाला डालो, पर आपने करके ही नहीं देखा, ज्ञान काम का होगा क्या? फिर किसी ने पूछा तो आपने उसकी रेसिपी उठा के उसको बता दी। अब वो बनाने गया तो उसको पता ही नहीं कितने देर भूनना था, कितना पानी डालना था, पानी डाल दिया, चलाना था चला दिया, घंटों चला दिया, सूख गई सब्जी पूरी। तो ये ज्ञान काम का हुआ क्या? नहीं। तो ज्ञान वो काम का होगा जो हमारे जीवन में उपयोगी हो। तो जैसे एक वास्तु सलाहकार है, वास्तु जानता है, लेकिन वो ज्ञानी कब मानेगा? जब उस ज्ञान से वो किसी के घरों में पॉजिटिविटी ला सके, उसकी समस्या का समाधान दे सके, तब वो वास्तु का ज्ञानी हुआ। वरना उसके वास्तु के ज्ञान का कोई मतलब नहीं। एक ज्योतिष है, उसको खूब अच्छा ज्योतिष आता है, वो बहुत अच्छी भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन वो अपनी डायरियां खोलेगा, फिर करेगा, फिर पकड़ेगा, फिर बताएगा, और वो ये बताएगा कि इसमें लिखा गया है। पर उस समय तुम्हारी जो सिचुएशन है उसके अंदर उसको चेंज करके बताना नहीं आया, तो उसके ज्ञान का फायदा क्या हुआ? ऐसे ही वकील है, ऐसे ही डॉक्टर है। हर ज्ञान का उपयोग जब तक वो लाइफ में उसकी लाइफ चेंज करने के काम में नहीं ला सकता, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। तो सवाल उठता है कि इसका घर से क्या संबंध है, इसका वास्तु से क्या संबंध है? आ रहा होगा ना प्रश्न दिमाग में, इसका क्या संबंध है घर से? हमारे घर में एक दिशा होती है, उस दिशा में देवता बैठे हुए होते हैं। मैं हालांकि देवता की बात नहीं करना चाहती, बिल्कुल अपर कोर्स की बात है वो, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूरी है। वो अगर हमारे घर की दिशा बैलेंस है तो हमारे पास एथेंटिक नॉलेज आना शुरू होता है, और वो देवता है तो उस एथेंटिक नॉलेज को सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनाते हैं। हमारे जीवन में सही गुरु आते हैं और उस सीखे हुए नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं, और जब हम अप्लाई करते हैं, जब हमें रिजल्ट मिलते हैं, तो हम कहते हैं हाँ ये काम का है, ये काम का नहीं है। एक बार हुआ, फिर दोबारा करके देखते हैं, फिर दोबारा वही रिजल्ट आया, कहते हैं हाँ ये बिल्कुल वर्क करता है। फिर तिबारा किया, फिर किसी साथी ने किया, तो एक अनुभव बन जाता है कि नहीं, ऐसा करने से ऐसा ही होता है। किसी के शरीर में कोई तकलीफ है, और उस तकलीफ में आपने कुछ लगा के देखा, मान लीजिए पैर में मोच आ गई, आपने बहुत सुना था कि यहाँ पर प्याज बांध देना चाहिए, हल्दी बांध देना चाहिए, या और कुछ पान बांध देना चाहिए, ऐसे कुछ कुछ घरेलू उपाय होते हैं, आपने सुना था, लेकिन आज करके देखा, फिर आपने क्या कहा, हाँ ये तो काम करता है। फिर दूसरी बार हुआ तो फिर आप करके देख रहे हैं, अरे यह तो बिल्कुल बढ़िया काम करता है, बहुत जल्दी ठीक हो गया। फिर तीसरी बार, फिर आप चौथी बार किसी को बताने से संकोच नहीं करोगे कि हाँ ये काम करता है। तो ये एथेंटिक ज्ञान हुआ। तो ये एथेंटिक ज्ञान किसी व्यक्ति के पास तब आता है जब उसके घर का वो वास्तु की दिशा बैलेंस होती है। ये क्लियर हुआ? ऊपर से गया? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई अभी? मैम एक बार रिपीट कर समझ दोगे में आई, क्या? संजय को समझ में आई? मुझे अरे भी मैम समझ में आई। अच्छा आ रहा है। आ रहा जी है? बिल्कुल चलिए, मैं जी किसी ने कहा रिपीट करो, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ठीक है? मतलब हमारे घर में एक दिशा है, वो दिशा यदि बैलेंस रहती है, उस दिशा का नाम मैंने अभी बताया नहीं, बताऊंगी। वो दिशा यदि बैलेंस है, वो दिशा बैलेंस है, मतलब वहां बैठे हुए देवता बैलेंस है। हमारे घर में 44 देवता बैठे हैं, हमारे पूरे घर में, चाहे वो 10 बाई 10 का कमरा के रूप में घर हो, चाहे वो 8,000 स्क्वायर फीट का घर हो, देवता 44 ही होते हैं पूरे घर में फैले हुए, और देवता अपना काम करते हैं। तो उस दिशा में जो देवता बैठे हैं वो यदि बैलेंस है, तो आपको लाइफ में गुरु बहुत अच्छा मिलेगा। आप जो ज्ञान सीखेंगे वो आपके अंदर जाएगा, अच्छे से जाएगा, सुगमता से जाएगा, आपके मेमोरी का पार्ट बनेगा, और न केवल मेमोरी का पार्ट बनेगा, बल्कि जहां जरूरत होगी वो आपका तुरंत बाहर निकल के आएगा। आप सोच में रह जाएंगे, अरे ये तो पता नहीं कितने बचपन में पढ़ा था, आज अचानक याद आ गया। ऐसा होता है, सबके साथ होता है ऐसा। ये तो बहुत होता पहले है। पढ़ा था, अचानक याद आ गया। तो अचानक जो याद आता है और समय पे जो याद आता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। आ रही बात समझ में?
तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो सबकॉन्शियस माइंड, हमारा घर भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। भवन को भावना की पुत्री कहा गया है। भवन को भावना की पुत्री, भावना मतलब सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे घर में जो चीजें रखी हुई होती है वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठी हुई होती है, और वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई रहती है, और जब जब जरूरत होती है वो निकल के आ जाती है। यदि हम अपने घर में एक वाटरफॉल का चित्र लगाते हैं और ये आशा करते हैं कि मेरे घर में बिल्कुल झरने जैसा पानी बहेगा, झरने जैसा पानी बहेगा, ये आशा करते हैं, बहुत सारे वास्तुशास्त्री लगाते हैं। या हम सफेद 7 घोड़ों की फोटो लगा देते हैं, सफेद रंग की लगाते हैं या लाल घोड़े लगाते हैं, और हम कहते हैं कि हम इस घोड़े जैसे दौड़ेंगे, हमारे घोड़े जैसे दौड़ के पैसे आएंगे। तो ये क्या है? ये सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट ही तो है। सच में क्या घोड़े पैसे लाते हैं? लेकिन आपके दिमाग ने उसको पकड़ के रखा है कि घोड़े लगा दिए, इसका मतलब मेरा काम दौड़ेगा, और दौड़ता है। झरना, यदि झरने का चित्र यदि आपने सही जगह पे लगाया तो पैसे आएंगे। मनी प्लांट यदि आपने सही जगह लगाया तो पैसे आएंगे। हालांकि इसकी बहुत टॉन्टिंग वे में, मजाक में बोलते हैं कि मनी प्लांट पैसे का पौधा है तो पैसे आएंगे। सही जगह लगा दो, आएंगे। गलत जगह लगाओ तो चले भी जाएंगे। ये सबकॉन्शियस माइंड कराता मैम है। किधर लगाना चाहिए मैम? बताऊंगी अभी। अच्छा ठीक है। ये भी हम उस टॉपिक पे अड़े रहे, नहीं तो ठीक है। बैक है ना, वो ठीक है। रेमेडी का पोर्शन ठीक है। मेरे पुराने वीडियो में सब जगह कई बार बताया गया। ओके। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब एक पिक्चर काम कर सकती है, तो वो दिशा यदि आपके घर की बैलेंस हो जाएगी, वहां बैठ के यदि आप पढ़ेंगे या आपका बच्चा पढ़ेगा, तो फायदा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा। तो वो दिशा कौन सी है? वो दिशा है ठीक पश्चिम के थोड़ी पहले वाली दिशा। मैं वेस्ट, स्क्रीन साउथ, शेयर वेस्ट, करती हूँ, बताती हूँ दिशा आपको। वेस्ट, साउथ, वेस्ट। ये दिशा है, ये देखो, ये पश्चिम है, सबको दिख रहा है ना पश्चिम दिशा। वेस्ट, वेस्ट के थोड़ी पहले एक दिशा है, देखो ये नैऋत्य कोण और वेस्ट के बीच की दिशा, ये होती है WSW। ये पढ़ाई की दिशा होती है। अभी मैं बिल्कुल सामान्य लेवल पे बात बताती, फिर मैं आपको डीप बताती हूँ कुछ चीजें, क्योंकि आज सबकॉन्शियस माइंड मेरा फेवरेट टॉपिक होता है और मुझे बड़ा मजा आता है सबकॉन्शियस माइंड पढ़ाने में। तो अभी बिल्कुल सामान्य बात, आपके घर की इस दिशा में यदि आपने अपने बच्चे की पढ़ाई की टेबल लगा दी, बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और अच्छे से पढ़ेगा, मन लगा के पढ़ेगा। आपको 25 बार उसके पीछे लगना नहीं पड़ेगा, पढ़ 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 नहीं बोलना पड़ेगा। ये मेरी खुद की केस स्टडी, बहुत सारी केस स्टडी का निचोड़ है। जहां से मैंने सीखा वहां से भी सीखा है, लेकिन मैंने अपनी पर्सनल केस स्टडी में भी बहुत देखा है कि जब जब मैंने इस जगह पे लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाया, उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। जॉब के लिए नहीं है? नहीं, आज ओके। मैं जॉब की बात नहीं करूंगी, ओके। आज मैं केवल पढ़ाई की बात करूंगी। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक एकेडमिकली सक्सेस कैसे बने। हाँ। चाहते हैं सक्सेस होना, और सब चाहते हैं रातों रात सक्सेस होना, लेकिन रातों रात कोई सक्सेस नहीं होता है। गलत बात। मैम जी एक मिनट, आपको मैं थोड़ी परेशान करूँ, एक बार बेटे से बात करिएगा, ये क्या कुछ कह रहे हैं आपसे। बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरे को मैं स्टडी से रिलेटेड पूछना था। हाँ पूछिए। मैम एक्चुअली पापा ने जो मेरी टेबल है, स्टडी टेबल, वो भी WSW में सेट करके दी है, पर मैम कुछ ऐसा हो जाता है कि या तो ऐसे ठंड एकदम ज्यादा हो जाती है कि मैं वहां पे बैठ नहीं पाता हूँ, अच्छा, या फिर बैठता हूँ तो ऐसे ज्यादा देर के लिए नहीं बैठ पाता हूँ। आपका बैग रखा है वहां पर? यस मैम, हाँ बुक्स भी हैं, सारा रैक वगैरह और बैग प्रॉपर सब वही है मैम। पढ़ने का मन होता है वहां, भले नहीं होता हाँ। है, कहीं पर भी पढ़ने का मन होता है? हाँ यस मैम। ठीक, हो गया, काम तो हो रहा है। आपका तो कुछ भी मैम पढ़ाई से रिलेटेड सामान भी रखा रहेगा तो आपका पढ़ने का मन होगा। मैम जो कंसिस्टेंसी होती है मैम वो नहीं आ पा रही है। कंसिस्टेंसी वहां आएगी जब आप बैठना शुरू करेंगे। अब देखिए, ठंड है तो ठंड को कैसे भगाने के तरीके हो सकते हैं, यस मैम। वो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। कुछ तो कर्म करना पड़ेगा, हाँ। बिना कर्म किए तो कुछ हासिल नहीं होता। तो ठंड को भगाने के यस लिए मैम। अच्छे से मोजे पहन के बैठ जाइए, आप कुछ ओढ़ के बैठ जाइए। कोशिश कीजिए कि वहां जितना टाइम बिताएंगे आपका कंसंट्रेशन अच्छा बनेगा।
ठीक है मैम। ठीक है, ठीक, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, तो ये दिशा ऐसी है, ये पढ़ाई की दिशा होती है, ये सरस्वती की जगह भी है। यहाँ पर जो देवता होते हैं वो सुग्रीव और द्वारिक होते हैं। ये नाम आपके लिए जानना बहुत जरूरी नहीं क्योंकि ये एडवांस कोर्स का पार्ट है, लेकिन मैं आज मूड में हूं कि आपको बता दूं। ठीक है, तो सुग्रीव, सुग्रीव जो बहुत अच्छे से ग्रहण करे। एक सुग्रीव का मतलब होता है जिसकी गर्दन अच्छी होती है, सुग्रीव है ना, मतलब ग्रहण। एक होता है जो आराम से ग्रहण करे। और विद्या क्या चीज है, ज्ञान क्या है, ग्रहण करना है। जितने अच्छे से ग्रहण करोगे उतने अच्छे से मेमोरी का पार्ट बनेगा, उतने अच्छे से समय पे आप ट्रांसफर कर पाओगे। तीन ही चीज है ना, ज्ञान मतलब ग्रहण करना, मेमोरी का पार्ट बनाना, टाइम पे निकालना। परीक्षा के लिए क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं, परीक्षा में जाके उगलते हैं, नहीं उगल पाए तो फेल हो जाते हैं और फिर दुखी होते हैं। भले उसके बाद में याद रहने रहे, बच्चा क्या सोचता है, भैया परीक्षा में मुझे सब याद आ जाए। और कई बार बच्चे परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं और कहते हैं मेरे को याद आ गया, मेरे को उस समय याद नहीं आया था। आप जान जाइए कि आपके घर में वो जो सुग्रीव देवता है वो थोड़े से नाराज हैं, कुछ न कुछ उस जगह पे कमी रह गई है, इस दिशा में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट आ गया है। फॉल्ट कैसे आता है, इम्बैलेंस कैसे आता है, या तो यहाँ टॉयलेट आ गया होगा। टॉयलेट नेगेटिव एनर्जी है, तो जैसे ही टॉयलेट आएगा आपका पढ़ा हुआ ज्ञान पूरा टॉयलेट के साथ ड्रेन हो जाएगा। या फिर यहाँ पर रेड कलर आ गया होगा, फायर आ गया होगा। फायर आपके ज्ञान को बुझा, जला डालेगा, वो काम का ही नहीं रहेगा। ईगो आ जाएगा, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। उस युगों में आप कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों को ना अपने ज्ञान पे ही घमंड होता है। ज्ञानी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण ज्ञानी हूं। इतना ज्ञान है, अपरंपार ज्ञान है, अपरंपार ज्ञान है कि हम सब तो सब कुछ आता है बोल ही नहीं सकते। और लेकिन जैसे ही इस दिशा में इम्बेलेंस आएगा, इम्बेलेंस किस चीज का आएगा, फायर का आएगा। फायर माने लाल रंग की चीज, आग, गैस चूल्हा, ऐसी कोई चीज जब आएगी तो उसका ज्ञान ईगो में कन्वर्ट हो जाएगा और ईगो उसको भस्म कर देगा। उसी ज्ञान से वो डूबेगा भी। मेरी बात क्लियर हो रही है? यस मैम। हो रही है ना? तो यहां पर यदि अग्नि आ जाती है तो ज्ञान इस तरीके से बर्बाद करेगा। अब यहां पर यदि पानी आ जाता है, पानी ज्ञान को बहा के ले जाता है। अब इसको समझने की जरूरत है, ये डायलॉग्स है, इसको समझने की। माने पानी भी ये यहाँ एंटी एलिमेंट है, तो पानी आने से भी आपका जो ज्ञान है, वो कहते हैं ना अधग अगरी छलकत जाए, ये सुना है ना आप लोगों ने कहावत। ज्ञान जो होता है ना, अध कचरा ज्ञान बर्बाद करता है। तो पानी मिक्स हो रहा है यहाँ पर, तो आपका ज्ञान आपके किसी काम का नहीं रहेगा। मतलब आप थोड़े से ज्ञान में ही उचकने लगोगे कि मेरे को बहुत आता है, मेरे को बहुत आता है। तो पानी के आने से भी ज्ञान ठोस नहीं रह पाएगा। या और ऐसा तो नहीं है कि मतलब पानी आया तो सब कुछ बहा के ले जाए, जो आता था वो भी चला गया, वही वही आप भूल देखो, जाते हैं लोग। जिसको आप इसको समझो, एक उदाहरण को देखो कि यदि किसी को थोड़ा सा नॉलेज रहता है, वहां चार लोग बैठे हुए तो उचक उचक के कुछ लोग अपने नॉलेज को बताते रहते हैं। ऐसे लोग मिले होंगे लाइफ में, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो बाद में क्या होता है, उसके उसके नॉलेज को कोई अप्रिशिएट करता है क्या? नहीं। बाद में क्या होता है, उसकी खिल्ली बढ़ाई जाती है, हाँ तो हो गई, बह गया उसका ज्ञान। हाँ। तो ये चीजें होगी यदि यहाँ पर वाटर एलिमेंट आएगा तो। फायर आएगा तो ईगो आएगा, वाटर एलिमेंट आएगा तो वो आधा कचरा ज्ञान को फैलाने की कोशिश करेगा, उस चक्कर में उसकी बदनामी ही होगी। अगर हरा रंग आ गया, एयर एलिमेंट आ गया, ये तो पूरा एंटी एलिमेंट है, काट देता है ज्ञान को, अपने ही ज्ञान को काट देगा। मतलब वो खुद ही डाउट में रहेगा कि ये मेरा ज्ञान है ही नहीं। तो आगे बढ़ेगा क्या ऐसा व्यक्ति जिसको खुद पे डाउट है? नहीं। नहीं बढ़ेगा। तो क्लियर हुआ, ये आ गया तो बर्बाद, ये आ गया तो बर्बाद, ये आ गया तो बर्बाद। तो मतलब WSW में इस दिशा में ना हरा कलर आना चाहिए, न लाल कलर आना चाहिए, न नीला कलर आना चाहिए।
न पानी आना चाहिए, न पेड़ पौधे आना चाहिए, न अग्नि आना चाहिए। ऑरेंज कलर? ऑरेंज कलर मतलब फायर। अच्छा, लाइट ऑरेंज भी नहीं? नहीं। ओके। और ये सब चीजें तब तक है यदि आपको तकलीफ हो रही तो देखना है, वरना घर की चीजें सारे बदल डालूंगा वाला कोशिश भी नहीं करना है। किसी किसी को हाँ कुंडली के हिसाब से चलता भी रहता है ना। तो ये इस हाँ तरीके से ये WSW दिशा जो ज्ञान की दिशा है, इतना सबको समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है ना? हाँ। सभी लोग बताएं। मैं बार क्लियर बार है, इसीलिए गैलरी पे जाती हूँ कि सबको मैं देख सकूं। क्लियर है, बताइए क्लियर। WSW के बारे में ये 2-3 चीजें सबको क्लियर हुई तो मैम हाँ मैम खिड़की तो मैम खिड़की खिड़की क्या विंडो विंडो आई है उस जगह तो विंडो। विंडो आई तो कुछ नहीं होगा। हाँ विंडो आई तो होगा, सॉरी बता रही। विंडो आई तो मतलब विंडो क्या है? एयर एलिमेंट है। किसी भी घर की खिड़की उसमें से हवा आर पार जाती है ना, हाँ हाँ जी जी तो जी। वो विंडो प्रॉब्लम कर सकता है। हर किसी को करेगा गारंटी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कर सकता है। नहीं तो मैम उसको बंद रखे। पर्दे डाल दीजिए ना मोटे वाले, हाँ हाँ पर्दा पर्दा मोटे वाले डाल- पर्दे डाल दीजिए। अच्छा, हम्म तो सबको WSW दिशा के बारे में हुआ। आज हमारे साथ जगबीर सिंह जी जुड़े हैं, वेलकम जगबीर सिंह। और कौन है? मनीला। आप कहाँ से हैं मनीला जी? मैम मेरी डॉटर है। अच्छा अच्छा, पिलॉट, ओके ओके, ठीक। रागिनी जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? अच्छा, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आपको देख के अच्छा कन, लग रहा है। मुझे कंफ्यूजन हुआ, शायद 9 बजे क्लास है, इसलिए मैं जस्ट अभी ऑफिस से आया था तो अब ज्वाइन किया। 9 चलिए। बजे एक्चुअल में 9 बजे मैं जो क्लासेस होती है वो लेती हूँ, और वेबिनार ओके 8 बजे से ले लेती हूँ। ओके ओके, चलिए, गुड, ओके। तो WSW के बारे में सबको समझ में आया, दिशा कहाँ होती है और इसके क्या गुण होते हैं? क्लियर? ठीक, चलिए फिर से मैं अपने वापस इस पे आती हूँ। अब हम बात करते हैं कि और कौन सी दिशा है जो नॉलेज को एकेडमिकली हमको सपोर्ट करती है, या आगे बढ़ाती है, या पीछे ले जाती है। तो एक दिशा पर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर है सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट दिशा। अब आप लोग जो लगातार मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, वो समझ गए होंगे कि ये दिशा कितनी महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट दिशा हमारे घर की, हमारा सिर है। हमारे एक कहानी मैंने बहुत दिनों से नहीं सुनाई, चलिए आज मैं सुनाती हूँ कहानी आप लोगों को। छोटी सी कहानी है। जब समुद्र मंथन चल रहा था तो देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। तो देवताओं की ओर से शिवजी लड़ रहे थे, और असुरों की ओर से अंधकासुर लड़ रहे थे। खूब घमासान चल रहा था, युद्ध रुकने का नाम नहीं हो रहा था। युद्ध किस लिए था? कि जो अमृत निकलेगा उसको हम पिएंगे। उसी समय क्या हुआ कि कुछ पसीनों की बूंदें टपकी और उससे एक बड़ी आकृति, एक सेकेंड, एक पसीने की बूंदें कुछ गिरी और उसे एक भयानक आकृति पैदा हुई, बहुत बड़ी, बहुत विशालकाय। और वो ऐसे उल्टी लेटी हुई थी, माने मुंह उसका नीचे की तरफ गिरा हुआ था। सब डर गए। देवता इधर भागे, राक्षस इधर भागे, पता नहीं देवताओं को लगा राक्षस ने कुछ किया, और राक्षसों का देवताओं ने कुछ किया। अब इतने माने युद्ध थोड़ी देर के लिए थम गया और सब गए। अब फिर सब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बताने लगे कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरा मनस पुत्र है, ये मेरा मनस पुत्र है। और ये मनस पुत्र क्या करेगा? जब भी किसी जमीन पर उसकी बाउंड्री बनाई जाएगी, पिलर खड़े किए जाएंगे, मकान बनाया जाएगा, तब ये वहां पर स्थापित हो जाएगा। और इसे वास्तु पुरुष कहा जाएगा। और जिस
नए बनने वाले मकान में, प्लाट मकान में, दुकान में, फैक्ट्री में इसकी पूजा अर्चना की जाएगी। वहां के लोग सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, शांत रहेंगे, मजे में रहेंगे। और जहां इसको महत्व नहीं मिलेगा वहां असुरों का वास होगा। जहां पूजा जाएगा वहां देवताओं का वास होगा, और जहां नहीं पूजा जाएगा वहां असुरों का वास होगा। ऐसा सुनना था कि सारे देवता और सारे राक्षस उसके पीठ पे आके बैठ गए। पीठ पे मतलब पूरे बॉडी पे आके बैठ गए, जिसको जहां जगह मिली वहां बैठ गए। तो 12 असुर और 33 देवता बैठे। अब सोचो, एक ऐसी भीम का रचना जमीन पे पड़ी हुई, राक्षस का भी राक्षस बड़ा, हम तो रावण को ही राक्षस बोलते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी आकृति ऐसी बड़ी है, और उसके ऊपर भगवान माने कुछ लोग आके बैठ गए, मेरा कब्जा मेरा कब्जा। जैसे हमारी प्रवृत्ति होती मनुष्यों की, वैसी उस समय देवताओं ने दिखाई, राक्षसों ने दिखाई। तो कुछ जगह पे देवता और कुछ जगह पे राक्षस बने। और ये जो है ना, ये पूरी वही जगह थी। तो यहाँ पर उस लेटे हुए विशालकाय वास्तु पुरुष का सिर था, और यहाँ उसका पिछला भाग था। यहाँ उसका राइट पैर ऐसा मुड़ा हुआ है, इधर लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ है, इधर ऐसे हाथ मुड़े हुए, इधर ऐसे हाथ। आपने देखा होगा, वो वास्तु पुरुष मंडल का चित्र देखा होगा। काश मैं, अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगी। तो ये पूरे घर में वो वैसी आकृति बन गई। मैम क्या डालूं, गूगल पे मिलेगा? वास्तु पुरुष मंडल का चित्र। अच्छा, ओके। तो यहाँ उसका सिर था, यहाँ उसका टेलबोन थी। अब सिर है तो सोचने का काम कौन करता है? सिर करता है। तो ये दिशा हमारे घर में जो है वो सोचने का काम करती है। आइडियाज हमारे पास यहीं से आते हैं, क्लियरिटी हमारे दिमाग में यहीं से आती है। ये यदि हमारे दिमाग हमारे घर में अच्छा नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो हमारे पास विचार कैसे आएंगे? नेगेटिव, कंफ्यूजन, नो थॉट्स, नो क्लियरिटी। इसलिए हमारे घर का सबसे अच्छा, सबसे क्लीन जगह ये होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे भारतीय परंपरा में क्या किया, उठा के मंदिर रखवा दिया। ये सबको मालूम है, मंदिर रखा रहेगा तो जूते चप्पल कोई नहीं रखेगा। मंदिर रखवा दिया तो झाड़ू नहीं रखेगा। मंदिर रखवा दिया तो कोई डस्टबिन नहीं रखेगा। ये सोच के हम मंदिर बना दिए। एक्चुअली मंदिर के लिए जगह नहीं है ये पवित्र जगह है, ये दिमाग की जगह है, ये शांति की जगह है, ये मेडिटेशन की जगह है। पर मंदिर इसलिए बनवा दिया, साइकोलॉजिकली मंदिर बनवा दिया कि मंदिर रखने से भाई कोई गंदी चीज यहाँ कोई नहीं रखेगा। पर इसके जस्ट उल्टा हो रहा है। आजकल घरों में जगह ही नहीं है, छोटी सी जगह ढूंढी, वहां मंदिर बना दिया। नीचे मंदिर है, ऊपर में बहुत सारा सामान लाद दिया उसके ऊपर में। ऐसा कबट है, नीचे के उसमें मंदिर बना दिया और ऊपर में सब सामान भर दिया। बाजू में किसी घर में जूते चप्पल रैक है, किसी के घर में बाजू में एक टॉयलेट बना हुआ है, या इस जगह पे भी टॉयलेट बना हुआ है। फ्लैट में तो कुछ भी पता नहीं होता, कोई वास्तु बेस्ड होता ही नहीं है। अब आप सोचो, कोई व्यक्ति यहाँ लेटा हुआ है, उसके मुंह में टॉयलेट की जाए, पोटी हो जाए, तो क्या करेगा? आपको खुश रखेगा या आपको श्राप देगा? बताइए। खुश हो ही नहीं सकता। आप गंदगी कर रहे हैं उसके मुंह के अंदर, वो आपको रोग देगा, वो आपको परेशानियां देगा, वो आपके विचारों को भ्रष्ट कर देगा, आपको सोचने की शक्ति गायब कर देगा। क्या इन बातों का संबंध नॉलेज से है? मुझे बताइए। यदि आपको अभी तक की बातें समझ में आई तो ये भी समझ में आया होगा कि क्या इस दिशा का संबंध नॉलेज से है? विचार है तो नॉलेज है ना। किसके पास अच्छे विचार आते हैं? मैं राजनीति पे तो नहीं जाती, लेकिन आज यदि हम दो विपक्षी पार्टियों की बात करें, एक पार्टी कहीं जा रही है, एक पार्टी और नीचे जा रही है, तो जो पार्टी ऊपर जा रही है उसके नेता की, और जो पार्टी नीचे जा रही है उसके नेता की तुलना करिए। तुलना विचारों की होगी ना। तो ऊपर जाने वाले बुद्धि है, जो जिसके विचार अच्छे हैं, जिसके विचार ऊपर जा रहे हैं, उसके पास बुद्धि है, वो बुद्धि का उपयोग कर रहा है। और जिसके पास
विचार ही गलत सलत है, जो उपयोग ही नहीं कर पा रहा, जिसको लोग मान्यता नहीं दे रहे, तो उसकी बुद्धि कैसे हो रही, भ्रष्ट हो रही। तो सीधे सीधे इसका संबंध हमारे एकेडमिक से है, हमारी बुद्धि लेकिन से है। कुछ लोग तो चालाक भी होते हैं, मतलब वैसे लोगों को चालाकी बेवकूफ कितने दिन बनाते हैं। चलती है? हाँ, ये भी सही है। सत्यता तो हमेशा ईमानदारी में ही है ना, हाँ। चाहे वो परेशान हो, लेकिन जीतता तो हमेशा सत्य ही है। भले बहुत कष्ट के बाद जीतता होगा, लेकिन जीतता हमेशा सत्य है। ये शाश्वत सत्य भी है ना। तो चालाकी कुछ दिन चल सकती है, किसी को सिफारिश करके नौकरी लग सकती है, लेकिन जो अपने दम पे, अपने काबिलियत के दम पे नौकरी करेगा, वही तो आगे जाता है ना। हाँ। तो ये नॉलेज वहां से मिलता है। यहाँ पर जो नॉलेज है वो सार्थक नॉलेज है। तो हमारे घर का ये दिशा, यदि जिसकी घर की बैलेंस है, तो उसके पास सत्य का नॉलेज रहेगा, ट्रू नॉलेज रहेगा, वो कॉपी नहीं करेगा। और आजकल हम कॉपी बहुत कर रहे हैं, इवन पूरी लिखी लिखी बुक के कुछ पेज। अभी पीएचडी का क्या हालचाल हो रहा है, देखिए मैं बहुत साल एजुकेशन में काम कर चुकी हूँ, मुझे काफी इस तरह का आइडिया है। पूरी पीएचडी टिप टिप के बनाई जा रही है, इसका इस पेज से उठा लिया, इसका इस पेज से थोड़ी सी भाषा बदल दी, थोड़ी सी भाषा बदल दी, पीएचडी रिकॉर्ड बन गया। सब नहीं कर रहे, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत आयत में ये हो रहा है। हमें कुछ नोट्स बनाना है, हमें कुछ लिखना है, हमने थोड़ा सा इसका उठा लिया, थोड़ा सा उसका उठा लिया, थोड़ा सा उसका लिया, हमारी एक बुक। ये टिपा हुआ नॉलेज है, चोरी का नॉलेज है। ये सही का नॉलेज होगा क्या? नहीं होगा। वो तब करेंगे जब ये आपका दिमाग यहाँ पर खराब है, तो तब होगा जब आपके घर की दिशा बिगड़ी होगी, तब आप चोरी चकारी करने की कोशिश करेंगे। अब चोरी चकारी मतलब सामान की चोरी चोरी नहीं होती है, नॉलेज की भी चोरी होती है, जानते हैं ना आप लोग। बीच का एक पीरियड था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, म्यूजिक की बात आती थी तो हमेशा कहते समीर, शायद समीर, इनका म्यूजिक तो चुराया हुआ होता है। मैं शायद बहुत रिमाइंड नहीं कर पा रही हूँ, आप में से किसी को याद हो तो बता भी सकते हैं। तो वो एक समय था जब कहा गया था ये तो पूरा चुराया हुआ म्यूजिक है, चुराया हुआ म्यूजिक है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती, मतलब इवन कविता तक चुरा के लोग अपने नाम से प्रकाशित करें, तो ये कैसा ज्ञान है? फॉल्स ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। यदि ये दिशा आपकी बैलेंस नहीं, तो आप ये काम में लग जाएंगे, चोरी का नॉलेज करेंगे, जो आपके काम का होगा क्या? हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने ज्ञान ले लिया, लेकिन आप अमल में लाओगे तो आपको अनुभव मिलेंगे ही नहीं। दूसरी दिशा होती ये ESE, ये दिशा असुरों की दिशा है, यहाँ असुर बैठे हुए हैं। लेकिन ये दिशा मंथन की दिशा कहलाती है, एनालिसिस कहलाती है, विश्लेषण कराती है। अब मुझे ये बताओ कि ज्ञान का संबंध विश्लेषण से है या नहीं है ना? क्योंकि इतना डेटा एनालिसिस करते हैं, पूरा काम ही डेटा एनालिसिस पे चल रहा है, और आजकल तो सब कुछ एनालिसिस, किसी ने ये कहा तो क्यों कहा, उसने ये बोला तो ये हुआ। अभी बहुत लेटेस्ट उदाहरण पे जाती हूँ, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति विराजमान होने वाली है ना। कितनी तैयारी चल रही है उसकी, कितने चालाकी के साथ, कितने ज्ञानात्मक तरीके से घर घर में राम मंदिर की पहुंच बन रही है। आप सहमत है मेरी बातों से? आज सबके हाँ। घर में अक्षत बांटे जा रहे हैं, पीले हाँ, चावल बांटे जा रहे हैं, तो क्या घर घर में राम भगवान की पहुंच नहीं बनाई जा रही है? बनाई जा रही है। तो क्या इसके लिए किसी ने विश्लेषण नहीं किया होगा कि ऐसा क्या करें कि एक एक घर में राम भगवान पहुंच जाए? विश्लेषण हुआ होगा, कोई रणनीति बनाने के लिए विश्लेषण हुआ होगा। हाँ। तो ये जो विश्लेषण हुआ, ये इस दिशा से होता है। जिसके घर में ये दिशा बहुत अच्छी होती है, उसका विश्लेषण पावर उतना अच्छा होता है। जिसके घर में ये दिशा बहुत अच्छी होती है, वो रिसर्चर होते हैं। जिसके घर में ये दिशा बहुत अच्छी होती है, वो वास्तु सलाहकार होते हैं। जिसके घर में दिशा बहुत अच्छी होती है, वो ज्योतिष होते हैं। क्योंकि इन सब विद्याओं में विश्लेषण की जरूरत है। आज मैं यदि वास्तुशास्त्री हूँ, वास्तु का काम करती हूँ, लेकिन मुझे विश्लेषण करना नहीं आएगा, तो मैं आपके घर की चीजों को लेके तो आ जाऊंगी, लेकिन विश्लेषण करके बता पाऊंगी कि ये समस्या क्यों आ रही है आपके पास में? नहीं बता सकती। तो विश्लेषण करना तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो पढ़ाई का एक पोर्शन विश्लेषण है,
हाँ या ना? है है। जी जी रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमएड करते हैं, और भी बहुत जगह रिसर्च होते हैं, हर हर डिपार्टमेंट में रिसर्च होते हैं। रिसर्च का मतलब क्या? खूब सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, खूब सारे लोगों के व्यूज कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में उसमें से उसको निचोड़ते हैं। इतने डाटा ये बोल रहे हैं, इतना डेटा ये बोल रहा है, इतना डेटा ये बोल रहा है, तो ज्यादा एक बात को कितने लोग बोल रहे हैं, इतने लोग बोल रहे हैं, तो ये सही हुआ। यही तो विश्लेषण है। तो पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य विश्लेषण है कि नहीं है? आपने खूब सीख लिया, आपने रागिनी मैडम की क्लास अटेंड कर ली, मेरे क्लास में 15-18 जितने भी लोग आ रहे हैं, लोग बार बार क्यों आ रहे हैं? आप ही बताइए मुझे, क्यों आते हैं? कविता जी बताइए, आप क्यों आ रही हैं लगातार? वो अच्छा लग रहा है मैम, आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपने कुछ अच्छे से विश्लेषण समझ किया होगा, है ना? विश्लेषण मतलब एक्सप्लेन करना या फिर कुछ एनालिसिस, analyze करना? एनालिसिस ओके समझ। ओके। मतलब हमने 2-3 लोगों की चीजें थे कि ये ज्यादा अच्छे पढ़ाते हैं, ये आप शॉप पे जाते हैं, आप हाँ 3-4 बार एक शॉप पे गए, नहीं यहाँ यहाँ ना, यहाँ आंख बंद करके चलाओ, यहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं, इसके रेट भी अच्छे होते हैं, ऐसा करते हैं ना? हाँ तो विश्लेषण ही तो किया आपने। या फिर किसी होटल में खाना खाने जाना है, नहीं 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 फलाने जगह नहीं जाते, बड़ा समय लगाते हैं उन लोग, तो सर्व नहीं करते जल्दी से, बोर हो जाओ, ऐसा होता है। तो हाँ। विश्लेषण ही तो किया आपने। तो अगर ये मतलब ये वाला सही होगा तो उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस जो होगी वो आपकी सही आएगी। बिल्कुल। अब मैंने आपके घर का ये वाला जोन यदि अच्छा है तो आपका विश्लेषण हाँ पेपर अच्छा होता है। तो मतलब कुल मिला के जो भी हमारा नॉलेज होता है, हम बिना विश्लेषण के आगे बढ़ते हैं क्या? नहीं बढ़ते। कोई डिसीजन विश्लेषण से ही जाता है। तो हमारे हाँ में ये दिशा यदि बैलेंस है तो हमारा एनालिसिस पोर्शन अच्छा होता ओके। है ना? और ये यदि हमारा वीक है तो हमारा विश्लेषण पावर कम हो जाता है। इसलिए हमारे घर में इस जगह को भी बहुत अच्छा करने की जरूरत है। अगर आपके घर में, पहले सबसे पहले वास्तु की क्लास में इसके बहुत डिटेल आपको बताऊंगी। तो ये यदि दिशा छोटी है तो इसको बड़े करने की जरूरत है, बड़ी है तो इसको छोटा करने की जरूरत है। अब आप सोचोगे खींच के कैसे बड़ा करें, तो खींच के बड़ा करने की जरूरत नहीं, रेमेडी लगाई जाती है ना? रेमेडी लगा के इसको छोटी या बड़ी करी जाती है, और उसके बाद में इसको इसमें और रेमेडी लगाई जाती है। यदि आप यहाँ पर अपने घर की जो दही मथनी होती है ना, आजकल तो हाँ मिक्सी आ गई, या तो मिक्सी हाँ रख दो, या दही मथनी रख दो, या एक लाइटर रख दो, तो ये दिशा आपका काम करना शुरू कर देती है। जो मैंने रेमेडी बताई आपको। बड़ा या छोटा कुछ भी हो सबको नहीं बैलेंस। नहीं नहीं, सबसे पहले बड़ा छोटा को बैलेंस करने के बाद ही रेमेडी काम करे। ओके ओके। ठीक है, ये हो गया, ये एक दिशा हो गई, ये दूसरी दिशा हो गई। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण ये दिशा तो थी मेन। एक और दिशा है WNW, ये भी असुरों की दिशा है। ठीक है, ये दिशा क्या करती है? डिप्रेशन में लेके जाती है। एक होल होता है जिसके अंदर आदमी चला जाता है। यदि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपका विश्लेषण काम नहीं कर रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे बैठ जाते हैं, अब मैं क्या करूं? होता है ऐसा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, छोड़ दूं। और ये यदि स्थिति बार 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 बन रही, लगातार बन रही है, तो आप टोटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक होल होता है जहां आदमी गुमनामी में छुपना चाहता है, किसी के सामने आना नहीं चाहता, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। वो यहाँ चला। तो ये दिशा भी यदि बैलेंस नहीं होगी तो आपके सारे नॉलेज को लेके आपको डुबा देगी। ये क्या होगा? यदि यहाँ पर अग्नि ज्यादा मात्रा में आ गई, यहाँ पानी ज्यादा मात्रा में आ गया, थोड़ी मात्रा में अग्नि चलती है यहाँ पर, तो ये दिशा भी बैलेंस नहीं। तो हमें वास्तु में अपने ज्ञान से सक्सेस को पाना है तो 4 दिशाएं महत्वपूर्ण हैं। सबसे टॉप पे हो गई WSW, सेकंड नंबर पे नॉर्थ ईस्ट, थर्ड नंबर पे ESE, और फोर्थ नंबर पे WNW। ये दिशा यदि हमारे घर में बैलेंस है तो हम अपने नॉलेज का उपयोग कर सकते हैं। अब एक दिशा को मैं अपनी तरफ से जोड़ के बता रही हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट दिशा जो है स्किल की दिशा है। आपके पास नॉलेज खूब आ गया है, आपने खूब अच्छे से पढ़ाई कर ली, आपको समझ में भी आने लगा,
लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, तो क्या फायदा। मान लीजिए आप एक अच्छे गायक हैं, आपको पूरा सारेगामा का नॉलेज है, पूरे आपने क्लासिकल सीखा हुआ है, आप उस सीखे हुए क्लासिकल को एनालाइज भी कर लेते हैं कि अभी मुझे कौन सा सुर लगाना है, फलाने गायक ने कौन सा सुर लगाया था, इसके साथ कौन से सुर जाएंगे, इसका राग क्या होगा, इसका ताल क्या होगा, बेताला क्या होता है, कब सुर बदले, सब कुछ आपको पता है। ये भी अच्छा है, आप सही जगह पे बैठ के संगीत का ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान का आप उपयोग नहीं कर पा रहे, तो ये दिशा बिगड़ी हुई है, स्किल आप में नहीं है। इस दिशा को बैलेंस करते ही आपका स्किल भी आने लगता है। इस तरीके से आप अपने ज्ञान से सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कल से मेरी क्लास शुरू हुई। अब आप में से बहुत लोगों को मालूम है, कल से मतलब 17, 18, 19 3 दिन की मैं क्लास लेने जा रही हूँ वास्तु की। इसी के डिटेल्स मिलेंगे आपको। अभी आपने जो देखा वो एक झलक है, क्योंकि जब तक आप पूरे 16 दिशाओं के गुणों के बारे में नहीं जाओगे, पूरे पंच तत्वों को बहुत अच्छे से नहीं समझोगे, आपको ये बातें आधी अधूरी लगेंगी, क्योंकि वेबिनार में बहुत सारा नॉलेज हम दे नहीं पाते हैं, है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि आप अपने घर को समझें, अपनी परेशानियों को समझे, अपनी परेशानियों को घर की दिशाओं से जोड़े और उसको रिमूव करे, उस निगेटिव एनर्जी को, और पॉजिटिव एनर्जी से अपने घर को चार्ज करें। और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि आज आपने अपने घर का वास्तु कर लिया तो आप हमेशा उसमें रहेंगे, आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। एनर्जी बदलती रहती है, आज पॉजिटिव एनर्जी कल निगेटिव हो जाएगी, फिर पॉजिटिव हो जाएगी, फिर निगेटिव हो जाएगी। लेकिन वास्तु सीखने से फर्क इतना पड़ता है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मेरे घर की ये दिशा बिगड़ गई है, या मेरे घर की इस दिशा में ये चीजें आ गई हैं, इसको मुझे रिमूव करना है, इसके बदले मुझे ये लगाना है, तो मेरा घर फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ये फायदे होते हैं आपका छोटा थोड़ा सा बेसिक वास्तु जानने से। हाँ, ये एक अलग बात है कि आपको प्रोफेशनल बनना है तो फिर आपको बहुत सीखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि केवल मेरे घर की बातें मुझे मालूम हो जाए, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत छोटे से अमाउंट में। आप एक बार पिज्जा मंगा के खाएंगे तो भी आपका पिज्जा एक दिन में पच जाएगा, लेकिन ये नॉलेज आपका जो 3 दिन का है, काफी दिन चल सकता है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तब तो आप आए हैं क्लास में, तो ये क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास में क्या मिलेगा, अभी मैंने बताया 16 दिशाएं सीखेंगे, पंच तत्व क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे, घर की फेसिंग कौन सी अच्छी होती, कौन सी बुरी होती है। यदि पूर्व दिशा का मकान नहीं मिल रहा, दक्षिण दिशा का मकान मिल गया, तो क्या करें, रहना छोड़ दें, कॉलोनी छोड़ दें, शहर छोड़ दें, नहीं, उसको कैसे ठीक करें। तो घर की फेसिंग क्या है, उसके क्या परिणाम होंगे, क्या परिणाम वो आपको मिल रहे हैं, उस परिणाम को ठीक कैसे करें, ये सब सीखने मिलेगा। मुख्य द्वार क्या होता है, मुख्य द्वार कैसे आपको फिर वही सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करने वाला मुख्य द्वार होता है। तो मुख्य द्वार कौन सी दिशा का है आपके घर में, आप कैसे उसके प्रभाव को जान सकते हैं, यदि निगेटिव प्रभाव है तो उसको कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं, क्या रेमेडी होगी वो सिखाया जाएगा। 16 दिशाओं में असंतुलन आने से आने वाली समस्या कौन कौन सी होती है, उसको कैसे दूर करें। और ये जो सामान्य सी बातें होती, स्वास्थ्य, रिलेशनशिप, नौकरी, यश यश, समाज से जुड़ाव, बच्चों की पढ़ाई, ये सब में वास्तु की भूमिका कैसे होती है, ये आपको सीखने मिलेगा। घर की एनर्जी संतुलित कैसे करें, ये आपको सीखने मिलेगा कल से शुरू होने वाले कोर्स में। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इस क्लास में मैं आपको क्या देने वाली हूँ, मैं हर क्लास में कोशिश करूंगी कि मेडिटेशन कराऊं आपको, क्योंकि ये लाइफ का बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं अगर हम मेडिटेशन सीखते हैं तो मैं 3 तरह के अलग अलग तरह के मेडिटेशन सिखाऊंगी, हर दिन एक मेडिटेशन कराती हूँ। 3 माह तक आप मेरे से कनेक्ट होके अपने कोर्स से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं, घर से रिलेटेड छोटी मोटी समस्याएं मुझसे पूछ सकते हैं। कोर्स की रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए आपको मिलेगी, और पीपीटी जो दिखाई जाएगी जिससे मैं पढ़ाऊंगी उसका पीडीएफ मिलेगा। तो ये मेरे कोर्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। मैम उपाय बताएंगे ना, इस चीज के 2 चीज बिगड़ी हुई है उसके। बिल्कुल
वो तो वही तो वास्तु है, हाँ वही तो वास्तु बिल्कुल। है। जी मैम। बिल्कुल। 16 दिशाएं हैं तो एटलीस्ट मान के चलिए एक एक दिशाओं के 5 से 7 रेमेडी तो मैं आपको बताऊं। ठीक है मैम। मैम मुझे भी पूछना है। हाँ पूछिए। अगर नीचे मतलब थोड़ा साउंड नहीं आ रहा है वंदना। नॉर्थ ईस्ट अगर बिगड़ा है, हाँ ये आ रहा है नॉर्थ ईस्ट बिगड़ा है, मतलब डेफिनेट नहीं आया है वहाँ, तो नीचे का अभी तो ऊपर बनाया है उन्होंने, तो भी इफेक्ट होता है क्या? ऊपर सब अच्छा किया है, जी। ऊपर का सब अच्छा ही किया है, लेकिन नीचे जो है, नीचे का पोर्शन नॉर्थ ईस्ट का, तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ है, मतलब अभी बंद है फिलहाल। तो रेंट से जो रखा है ना, रेंट वाले यूज करेंगे, अभी अभी तो नहीं रखा है, लेकिन रेंट के लोग यूज करेंगे समस्या तो। क्या आ रही है पहले बताइए। हाँ, बेटे की समस्या, वो जो मेरा भांजा है ना, उसका उसके घर का है ये प्रॉब्लम, भांजे के घर का, मतलब ननद के यहाँ का मेरे। हाँ तो बेटे को मतलब बहुत कोशिश करा, 10 साल हो गए वो, जैसे कि वो सब के पढ़ाई वंदना करना। आपकी आवाज में डिस्टरबेंस बहुत है, मैं बहुत सारी चीज समझ नहीं पा रही हूँ कुछ तो भी। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी आई ना, अभी नहीं, नहीं कुछ एक घरघराहट आ ही रही कंटिन्यूअस। यदि समस्या आ रही है तो उसको उसकी रेमेडी करना पड़ेगा। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट का तो कुछ नहीं ना होगा क्या मैम? कुछ नीचे है, ऊपर अभी तो उन्होंने फिलहाल बनाया है, वो तो अच्छा है। कुछ छोटा है क्या, नॉर्थ ईस्ट छोटा है क्या? छोटा नहीं, वहाँ लैट्रिन ही आया है उनका। हाँ तो फिर तो रिमूव करना पड़ेगा। अपनी माने नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को तो हम रिमूव ही करवाते हैं ना। हाँ, नहीं तो अभी तो फिलहाल बंद है, फिलहाल नहीं बंद बंद है। है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में तो है ना, हाँ, वो तो है। उसको बंद करवाना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। जो रेट से लोग भी रखेंगे, उनको भी यूज नहीं करना सबको, हाँ होगा। नहीं नहीं, वो किसी को भी नुकसान करेगा। नहीं तो बंद और वो तो, आपका घर है तो आपको भी नुकसान करेगा। हाँ, नहीं तोड़-फोड़ नहीं, अभी तोड़-फोड़ उस जगह वो नॉर्थ ईस्ट में तोड़-फोड़ कुछ कर सकते हैं क्या? तोड़-फोड़ नहीं करना है ना, उसको बंद टॉयलेट शीट करना हटा होगा। दीजिए ना। अच्छा, टॉयलेट सीट निकाल दें। हाँ टॉयलेट शीट निकाल दीजिए। अच्छा, ठीक, थैंक यू। माइक माइक म्यूट कर लो क्योंकि आवाज बहुत आ रही है। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए अभी किसी के क्वेश्चन नहीं है तो हमें मान के चले कि हमारी क्लास का टाइम भी हो रहा है। तो मिलते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसमें से क्लास ज्वाइन की है, कल से हम लोग मिलते हैं। और जो भी टाइम का डिसाइड होता है, यदि 9 बजे से टाइम है तो मैं, अच्छा बबीता जी की प्रॉब्लम थी ना, बबीता जी आपकी बेटी बैठ जाएगी? हाँ, बेटी बैठ जाएगी ठीक मैम, है पर फिर, वो अपने फोन से बैठेगी मैम। चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। मुझे ठीक है। मैसेज डाल देना ग्रुप में। ठीक है। ठीक। मैम जी। एक चीज बताओ, जी। मैं कमिटमेंट पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है? जैसे मतलब सुबह पर ये करना है, ये देखना है, ये करना है, लेकिन वो काम सुबह तक दिमाग से फिनिश। यही है कि कोई बड़े बड़े कमिटमेंट पूरे नहीं हो रहे हैं? नहीं, यही है मतलब जो, जैसे मेरे को कहीं जाना है, हाँ, किसी विजिट पे जाना है या कहीं जाना है, तो ये तो प्रोकास्टिनेट मतलब हो रहा है आपका काम? लगभग मैं 1 साल से तो देख ही रहा आपका जो ईएससी दिशा है, आपको तो शायद थोड़ा सा नॉलेज है ना दिशा का। हूँ। ईएससी दिशा और में मैं क्या? ये, आप ये देखिएगा, मैं खुद बैठ के नहीं ये देखता हूँ, सुबह ये क्लीन करना है, उसको क्लीन नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पाते? आपके ईएसई में क्या चीज रखी हुई है? ESC में किचन है मैम, किचन है। मतलब ईस्ट के साथ लगती
बाउंड्री के ऊपर किचन है। येलो कलर का क्या है वहां पर? येलो कलर का कुछ भी नहीं है मैम। पक्का? पक्का। कुछ व्हाइट कलर में है। लोहा? लोहा तो चिमटा वगैरह होगा जो घर में नहीं, होता है। वो उतना छोटा सा नहीं, कोई लोहे का चिमटा भी आजकल लोहे का कहाँ आ रहा है। हमारे पर घर पे तो है। अच्छा, एक बार ध्यान से उस जोन में खड़े हो जाइए और चीजों को नोट कीजिए क्या क्या है। तो आपका कुछ भारी सामान निकलेगा वहां पर, येलो सामान निकलेगा, या बहुत ज्यादा मात्रा में हल्दी भर के रखी हुई है? हल्दी तो ज्यादा नहीं है, बस जो उतनी 200-250 ग्राम होती है वही है। उतनी सी हल्दी भी नहीं करेगी नुकसान। तो लोहे का कोई भारी सामान होगा, थोड़ा सा चेक करिए उस चीज को। ओके और मैम, कर दो। हाँ, एक बार उसको चेक करिए। और ये, और आपने कहा आपका कमिटमेंट पूरा नहीं होता ना, कमिटमेंट तो वही है। एक वहां पर चलिए हम कल से क्लास में बात करते हैं उस पर डिटेल। ठीक है। ओके, मैं सुबह देखता भी हूँ फिर आपको बताता हूँ। आप लोग एक काम और करिए, जो भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं अपने घर की समस्याओं को कहीं नोट करके रख लीजिए। ओके। क्लास में प्रश्न पूछिए, जितने प्रश्न पूछेंगे आपको उतना सीखने मिलने वाला ठीक है मैम। है ना। आपके प्रश्नों से ही सबको सीखने मिलता है जी मैम। ना? तो आप रजिस्टर कर लीजिए, आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। हम वो सुबह हो जाएगा मैम। जी ठीक है। तो अब हम मैम मेरा साउथ ईस्ट में ब्लैक पत्थर है। किचन में। नहीं, किचन तो ईस्ट में है। ब्लैक पत्थर क्या है उसमें, कहाँ लगा है? साउथ ईस्ट में जो वरांडा है ना बाहर अच्छा, में ब्लैक। पैसा ब्लॉक होता है? इतना ज्यादा भी नहीं। कोई फर्क, किसी को दिया है उधार नहीं, वापस नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है वो, थोड़ा 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 काम थोड़ा। कर रहा है। लेकिन इसके बाद में लिए- बढ़ भी सकता है ना वो चीज। हाँ। बताएंगे उसका उपयोग, उपाय भी बताएंगे। यदि ज्यादा प्रॉब्लम करेगा तो उपाय करिए, नहीं तो मत करिए। पर काफी बड़ा एरिया है ना मैम, वो उसमें पूरा ही ब्लैक है वो। मैं हम्म, एरिया का वो क्वांटिटी निकाल के वो मैं हम्म। बताऊंगी आपको। उसकी रेमेडी है, रेमेडी हो जाएगी। यदि और मैम प्रॉब्लम मेरा कर रहा है तो जैसे रेमेडी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मैं बार बार और यही। मेरा जैसे वेस्ट वेस्ट से नॉर्थ तक नीचे वाले फ्लोर में पीछे रेड वाला टाइल लगा हुआ है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। अ, 4 इंची का एरिया जो पीछे बैक में छुट्टा होता है ना, वो वेस्ट से नॉर्थ तक। तो रेड टाइल्स लगे हैं। हाँ, वो रेड वाले होते हैं ना, वो छोटे छोटे वाले। आप किस जॉब में है? पीडब्ल्यू में हूँ। प्रमोशन रुका है? अभी तक तो नहीं रुका मैं। नहीं। मेरी बेटी ऐसा भी लगता है कि डॉक्टर है अवसर मैम। अवसर नहीं मिल रहे बच्चों को या आपको किसी चीज के? नहीं मैम, बच्चे तो मतलब मैं जब भी घर में आई, जैसे ही मैं घर पे आई तो मेरा बेटे की तुरंत जॉब लगी। और बेटी की भी 1 साल बाद वो डॉक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बेटा भी बैंक प्रॉब्लम में नहीं आ है। रही है, प्रॉब्लम नहीं आ रही तो मत परेशान होइए। मुझे लगता है कि शायद हटाना तो नहीं चाहिए। अभी मेरे को टाइम मिल नहीं पा रहा है हटाने का, पर मैंने हटाना। नहीं, हाँ, यदि आपके दिमाग में आया हटाना है तो हटा सकते हैं, लेकिन वास्तु का एक नियम है कि आपको यदि समस्या नहीं आ रही तो आप छेड़िए मत वास्तु को। नहीं, बस मैम अगर ये है छेड़ कि वो देंगे तो क्या शादी प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। ओके वो ओके। शादी के ये लिए तैयार डीपी नहीं में होती। सोचते हैं घर के एक बारे मिनट, में। एक एक क्या कहा बबीता जी आपने? वो शादी, उसकी शादी नहीं हो पा एक रही। के पास मुझे तो ओके। लड़के नहीं आ रहे? नहीं, यहाँ 3 पे दिन हो गए। बस वो आते हैं, तैयारी नहीं कल परसों तो है। साउथ वेस्ट देखेंगे उसका। ये आज कल आज थोड़ा हो गया। चलिए हम करते हैं बात, अपने पास 8 टाइम है कल से, है ना। तो आप लोग अपनी अपनी समस्या नोट करके रखिए जो भी क्लास में आ रहा है, ताकि हम डिटेल में उस पर अच्छे से बात कर सकें। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अरुंधति जी? मैम मैं क्लास में होंगी नहीं तो फिर मैम मेरे क्वेश्चन, अब उसको इतना क्वेश्चन करना आएगा नहीं ना वास्तु से रिलेटेड। तो एक दिन मैं कोशिश करती हूँ कल से नहीं, 8:30 के बाद 8:45 से क्लास लेती हूँ, 15 नहीं, मिनट कोई बात जाएगा आपका।
फिर मेरा ये क्लास छूट जाएगा, आप कंटिन्यू रखिए। मैं आपसे क्वेश्चन अलग से कर सकती हूँ ना मैम? ठीक ठीक कर सकते। मैम आपने बताया ना कि बच्चों को साउथ वेस्ट में पढ़ाई के लिए बैठाना चाहिए, लेकिन वहां पे मेरा हॉल है, तो हॉल में कैसे बिठा सकते? आप उसका बस्ता तो रख सकते हैं वहां पर, बुक्स तो रख सकते हैं, कोई लाइब्रेरी का चित्र तो लगा सकते हैं। हाँ, तो मैंने बुक्स रख दिए हैं, हम्म तो चलेगा? कितने दिन हुए रख के? हाँ, कल से ही रखा है, आपका सेमिनार देख के रख दिया है। ठीक है, 8-10 दिन 15 दिन बाद आप मुझे रिजल्ट बताइएगा। ओके, ठीक है, थैंक तो यू। जरूर शेयर कीजिएगा आप लोगों को यदि कोई अनुभव आते हैं ना, क्योंकि हाँ, ये अनुभव हम और लोगों को बता सकते हैं ना, तो उनका फायदा होता है। ये ओके सोच के मुझसे अनुभव जरूर शेयर कीजिए। यदि कोई निगेटिव इफेक्ट आए तो भी बताइए, ओके। ताकि हम उसको फिर चेंज करें, है ना, क्योंकि ये सब चीज फिर वही एनालिसिस वाली बात है ना। हाँ, हम एनालिसिस पे जाते हैं कि ये किया तो ये हुआ, ये किया तो ये गड़बड़ हुआ, ऐसे करके तब हमारा नॉलेज अपडेट होता है। आज के टॉपिक की यही बात है कि हमें शेयर करना चाहिए। आप लोगों थैंक को यू मैम। इसकी रिकॉर्डिंग मिलती है तो आप लोग उसको शेयर करते हैं क्या? मेरे वीडियो को कितने लोगों ने शेयर किया? दिया मैम। किया है? जी मैम, करते हैं। मैंने करिए, किया क्योंकि है। और लोगों तक पहुंचेगा, फ्री की चीजें हैं, कम से कम वो तो लोगों तक पहुंच जाए। और जो क्लास क्लास की वीडियो मैं आपको दूंगी वो किसी से शेयर नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं फिर। शुभ रात्रि। फिर ड्रीम्स आए आपको, आपकी रात बहुत अच्छी बीते। कल तरोताजा होकर हम क्लास में मिलते हैं। ये मैं बोल रही थी आपसे, मैंने आपका एंजल का कोर्स किया, तो मैंने मेरी डॉटर को भी अपने वीडियो तो अपनी डॉटर को तो दिखा ही सकते हैं ना? हाँ, दिखा दीजिए। वीडियो से बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में जो एंजल का कोर्स है ना, वो बहुत प्यारा कोर्स है, मतलब मैं उसको प्यारा शब्द ही बोलती हूँ। और बहुत है उसमें, पर 3 दिन में वो- जितना हो सकता संभव उतना मैंने दिया। बहुत उसे मैम आपको और करा दो डीप, NLP करना है। डीप में थोड़ा सा उसको। करना है हाँ, मैम, फिर से ले लो ना। फिर क्या से। कह रहे हो? हाँ, फिर आगे का से ले लूं, लो। उसका आगे का लूं या वही हाँ, लूं? आगे का मैम। तो कम से कम 6-7 लोग हो जाए तो मैं आगे का ले लेती हूँ। ठीक है, आप बात कर लो, मैम बाद में अभी या वो मेरा वाला ग्रुप जो है ना, हम्म। उस ग्रुप में आप डाल दो, जिसको इंटरेस्टेड होगा वो कर अभी तो सकता है। एक बैच वही वाला कराऊंगी, फिर ताकि दो हाँ हाँ, उसके मिला बाद के। थोड़े लोग हो जाए। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हाँ, मिलते हैं। उसको NLP भी करना है मैम आपको? एनएलपी का करना है। हाँ, उसको बहुत शौक है, उसको NLP बहुत जरूरी आप करना है। उसको बोलो अपने 2-3 फ्रेंड्स को और जमा कर ले, हाँ, मैं बोलूंगी उसे। है ना, तो मजा आता है ना, क्योंकि एक दो को पढ़ाने में हाँ, मजा ये नहीं। तो है पढ़ाने में, हाँ ये तो है।